दिल्ली शहर के अंदर लगभग 53% जो पोल्यूशन होता है नवंबर के महीने में, जो सबसे गंदा महीना होता है दिल्ली के हवा के लिए, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हीकल्स। तो ब्रिटिश ने लूट तो लिया बहुत कुछ, बट गए तो इंडिया तो बहुत ब्लेस्ड लैंड है ना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट वेरी हेवीली। एआई की रेस भारत को कहाँ पे लेके जाएगी? भारत आपको क्या लगता है किस हिसाब से अडेप्ट करेगा इस चीज को? Do I think AI will stay here? Absolutely. It's not just stay over here. It'll go to places. अभी तो शुरुआत है। अगर आप सोचते हैं कि AI एक 10 साल के अंदर एक बरगद का पेड़ बनेगा, तो अभी बस बीज से अंकुर निकला है और वो बस जमीन के बाहर आया है। Okay. अभी आपको पता ही नहीं है कितने से आएगा, हमें पता भी नहीं है किस चीज़ का पेड़ है, टू बी ऑनेस्ट। वी हैव नो क्लू। और AI का सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव प्रोडक्ट है वो है जॉब लॉसेस। Correct. तो it is predicted that at least 30 crore jobs will be affected by AI in the next 4 years. Do you believe number one, aliens do exist? Because it is always controversial. कि aliens होते हैं कि नहीं होते हैं। दोस्तों, सृजनपाल सिंह जी फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने इनको ऑलरेडी देखा है, काफ़ी सारा प्यार दिया है और इसलिए हमने सेकंड पार्ट पे उनको वापस इनवाइट किया है, जो उन्होंने ग्रेशियसली इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है या साइंस, किसी में भी आपका इंटरेस्ट है, या फिर इवन इन APJ अब्दुल कलाम सर्स लाइफ, बिकॉज वो क्लोजली उनके साथ रह चुके हैं, तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वेलकम सृजन सर। कैसे है सर आप? बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी कि हम आपके साथ फिर से मिले, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोगों ने उसको सुना और उस पर कमेंट्स किए। सो बहुत अच्छा है। आई एम वेरी श्योर कि हम एक बहुत ही इंथ्रॉलिंग डिस्कशन करने वाले हैं। एब्सोल्युटली। सीधे सर, एक मुद्दा है जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था एक समय पे। लोग कहते थे कि यार बहुत धन था हमारे पास, बट एज ऑफ टुडे हम देखते हैं कि जब मैं मुंबई में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि रोड के इस तरफ सबसे रिचेस्ट घर है और इसी तरफ सबसे पुअरेस्ट स्लम है। सो इट्स नो मोर दैट सोने की चिड़िया। आप थोड़े हिस्ट्री के थ्रू ड्राइव इन हमको थोड़ा सा करवाइए, बिकॉज यू हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन दिस। क्या हुआ है, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हो चुका है ब्रिटिश राज, मुगल राज से लेके अब तक, जिसके कारण हम अब सोने की चिड़िया नहीं रहे? पहली बात है, हम सोने की चिड़िया कैसे थे ये जानना आंकड़ों में ज़रूरी है, क्योंकि क्लेम करना एक बात है, लेकिन डेटा क्या सजेस्ट करता है। सो अलग अलग इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमिक हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करते हैं, अगर उनकी हम रीडिंग्स देखें, तो इंडिया लगभग 10 AD से लेकर के इवन 1500 AD तक, यानी कि आज से 500 साल पहले तक भी दुनिया के टोटल ट्रेड पर भारत का जो कमांड था वो एनीवेयर बिटवीन 28% से लेकर 35% तक का था। तो यानी एक तिहाई से ज़्यादा जो दुनिया की इकोनॉमी थी वो भारत से चलती थी। इनफैक्ट अगर थोड़ा और पहले जाएं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भारत और रोम की। जो रोमन साम्राज्य था, ये है करीब 2 AD 3 AD, यानी आज से करीब 1800 साल पहले की बात है। इंडिया ग्लोबल ट्रेड में का मास्टर था। वी वर द बेस्ट, एंड नॉट जस्ट ट्रेड बट ऑल्सो शिप बिल्डिंग। जिन शिप्स में हम लेकर के सामान जाते थे वो शिप्स भी भारत में बनती थी। इनफैक्ट भारत की जो शिप्स होती थी उनको दुनिया की सबसे अच्छी शिप्स में गिना जाता था कि दीज आर द बेस्ट मर्चेंट शिप्स। तो रोम के साथ, रोम बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो हम उनके साथ बहुत सारी ट्रेडिंग करते थे। उस समय का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल गुड टेक्सटाइल होता था। भारत के लोग जिस प्रकार के कपड़े पहनते थे, यूरोपियन बोरे पहनते थे समझ लीजिए, और भारतीय लोग सूट बूट पहनने वाले लोग थे, ऐसा समझ सकते हैं आप। सो भारतीय टेक्सटाइल की ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा थी और रोम के साम्राज्य उसी से चलता था। तो रोम के कपड़े भारत बनाता था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट भी भारत बनाता था। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ नैनो प्रोडक्ट। यानी नैनो की बात करते हैं ना, नैनो पेंट आपने सुना है, नैनो मटेरियल सुना है, लेकिन दुनिया का पहला नैनो जो मटेरियल था वो था वुड स्टील। और ये भारत के सदर्न कोस्ट में बनता था, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के आसपास। और ये एक प्रकार का विशेष स्टील था जिसके ऊपर जली हुई पत्ती को हैमर करते थे। पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो पत्ती का जो टुकड़ा था वो घुस जाता था स्टील के बीच में, और इसकी वजह से वो स्टील इज़ वेरी पावरफुल। उसको वुड स्टील बोलते हैं। वुड स्टील भारत से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, और इससे बनती थी रोमन साम्राज्य की जो लीजनर्स जिनको बोलते थे ना, उनके जो वॉरियर्स होते थे, उनकी जी। तलवारें उनसे बनती थी। और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी थी। इनफैक्ट रोम साम्राज्य के उदय में जिस प्रकार से उन्होंने दुश्मनों को हराया, उसमें भारत के स्टील का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह। यहाँ से सीरिया जाता था, डेमास्कस, फिर इसको डेमास्कस स्टील बोल करके रोम भेजा जाता था, एंड इंडिया वाज ट्रेडिंग बिग टाइम। उस समय की जो ग्लोबल करेंसी थी वो सिल्वर थी।
तो भारत भी सिल्वर में काम करता था, रोम भी सिल्वर में काम करता था। रोम की करेंसी वो दिनारी बोलते थे, ओके। दिनार उसके नाम से आया है, दिनारी। जी, जी, जी। इतना ज़्यादा सिल्वर रोम्स रोमन्स को खोदना पड़ता था कि भारतीयों को उसका सिक्का बना करके वो सामान के बदले पैसे दे सके। आलम ऐसा आ गया कि रोम के पास सिल्वर खत्म होना शुरू हो गया कि भारतीयों को वो दें कैसे, पेमेंट कैसे दें। लेकिन भारत के मसाले, टेक्सटाइल और स्टील की डिमांड कभी खत्म नहीं हुई। रोम के कई एम्परर्स ने इसको रोकने की कोशिश करी कि भारत के प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दो, टैरिफ लगा दो, टैक्स लगा दो। और उसकी वजह से रोम की जो अर्थव्यवस्था थी उसका सबसे बड़ा जो सरकारी खजाना था, सबसे बड़ा जो आता था वो टैरिफ आता था, इंडिया का जो टैक्सेस आता था, गुड्स ऑन इंडियन, टैक्सेस ऑन इंडियन ओके, गुड्स। ओके। पर उसके बाद भी इंडियन वाओ! डिमांड नहीं रुकी। और कई रोमन इकोनॉमिस्ट जो हिस्ट्री को आकलन करते हैं वो कहते हैं कि इंडिया का जो, बिकॉज इंडिया की क्वालिटी इतनी अच्छी थी गुड की कि रोमन्स बैंकरप्ट हो गए, लेकिन उन्होंने इंडियन गुड को कंज्यूम करना नहीं छोड़ा। सो रोमन एम्पायर कुड नॉट रिप्लेस इंडियन गुड्स। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही बन गई। भारत सोने की चिड़िया बनी हमारी मेहनत से। हमारे जो कारीगर थे, जो हमारी इंडस्ट्री थी, दैट वॉज द बेस्ट बाय फार इन द वर्ल्ड, बाय फार इन द वर्ल्ड। तो यहां तक हम सोने की चिड़िया थे और ये चलता रहा, ये चक्र चलता रहा। अगले 1000 साल तक तो ये भली भांति चक्र चला। भारत में दिल्ली सल्तनत आई, देवर मुस्लिम किंग्स हु केम एंड देन मुगल्स केम। अर्ली फेज में मुगल्स कंटिन्यूड दिस ट्रेड, चलता रहा। लेकिन प्रॉब्लम आनी शुरू हुई जब पहली बार यूरोपियंस इंडिया आने शुरू हुए। यूरोपियंस, हम सबको पता है, दे आर डिफरेंट माइंडसेट। दे वर कॉलोनाइजिंग अस। अनलाइक एनी अदर एम्परर हु केम, एनी अदर इन्वेडर, दे वर देयर टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम अस एंड टेक इट आउट। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी भारत के एम्परर थे उस समय, दे शुड हैव सीन इट, एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी मिस्ड। यहां पे हमसे गलती हुई। थॉमस रो नाम के एक अमेरिकन पॉलिटिशियन और एरिस्टोक्रेट वो भारत आए जहांगीर के कोर्ट में। एम्परर जहांगीर के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है किताबों में। एक चीज़ मिस कर जाते हैं कि एम्परर जहांगीर एक बहुत ही अ, किन शब्दों में बोलूँ, शराब के बहुत ही परम सेवक थे और लत लगी हुई थी उनको। ओके। ही वॉज एडिक्टेड टू ऑल काइंड्स ऑफ अल्कोहल, जिसकी वजह से ही वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। और उस हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो और अल्कोहल कंज्यूम करते थे। थॉमस रो, जो एक अमेरिकन नहीं, ब्रिटिश थे, ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट, ब्रिटिश पॉलिटिशियन, ही केम एंड ही ब्रॉट कैन्स ऑफ वाइन। तो ब्रिटेन से बहुत सारी नई नई शराबें लेकर के आए। और उस फ्रेंडशिप, शराब से हुई दोस्ती के चक्कर में जहांगीर स्टार्टेड गिविंग वेरी कंसेशनरी जो ग्रांट्स होती थी कि आप ट्रेड करो, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, आप ये जगह ले लो या फैक्ट्री बना लो, जो मन में करो, बस मेरे को शराब मिलती रहनी चाहिए। इस देश की नींव खराब, जो नींव हिलनी शुरू हो गई इकोनॉमी की, सिर्फ वाइन की वजह से। क्योंकि थॉमस रो, एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन, वाज गेटिंग गुड क्वालिटी चीप वाइन टू हर एम्परर, ओके, एंड ओके। दैट्स हाउ द डिक्लाइन बिगैन। डैम! और उसके बाद ऑफ कोर्स वी नो व्हाट हैपेंड विद द ब्रिटिश। ब्रिटिश जैसे जैसे औरंगजेब के बाद मुगल एम्परर्स की कमांड वाज, इतना ज़्यादा लड़ाई उन्होंने पूरे देश में लड़नी शुरू कर दी कि देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू फाइट अ फॉरेनर। द ब्रिटिश गॉट होल्ड ऑफ, हमें पता ही है, बंगाल से शुरू किया उन्होंने। ब्रिटिश वर वेरी स्मार्ट पीपल एक्चुअली। अ फ्यू इकोनॉमिक थिंग्स, जैसे उनको बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, 1764 तक, बैटल ऑफ बक्सर के बाद दे हैड फुल कंट्रोल ओवर इंडिया, क्योंकि बंगाल वाज द सीट ऑफ इंडियाज रेवेन्यू। और पूरा बंगाल उस समय, बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सब मिला करके बड़ा सा बंगाल प्रोविंस था। इट केम टू अ पॉइंट व्हेन ब्रिटिश के पास अब पूरी पूरी निज़ामी, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू, दोनों चीज़ें आ चुकी थी। तब ब्रिटिश स्टार्टेड पुटिंग ए बिग एक्सप्लॉयटेशन टूल टू इंडिया। और ब्रिटिश ने ये शुरू किया कि उन्होंने ये कहा कि भारत का जो गुड, सबसे पहले इंडस्ट्री खत्म करनी है इस देश की। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले ये बोला कि ऐसा कर दें, आपके सारे सामान मैं ही खरीदूंगा, आप किसी और को नहीं बेच सकते, एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स। स्टेप नंबर 1 अभी तक डैमेज नहीं हुआ है। स्टेप नंबर 2, अभी तो आपका बायर सिंगल हो गया तो आप नेगोशिएशन बायर के पास चले गए। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? वो कहते हैं कि मैं अब इसके ऊपर, आपके गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, और मैं 80% टैरिफ लगाऊंगा, जो उस समय दुनिया के टैरिफ से 2-3 गुना ज्यादा था। So they put 80%? 80% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, मिनिमम 80%, उससे ज्यादा भी था, कहीं 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 700% भी टैरिफ का उल्लेख है, ओह! लेकिन 80% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। तो अब इंडियन गुड आप कहीं और बेच नहीं सकते, बेचोगे तो ब्रिटिश को बेचोगे, और बेचोगे तो आप प्राइस वाइज अनकम्पेरेटिव हो गए।
अभी चल रहा है 1700 के एंड, ठीक है, अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने में अभी 80 साल और हैं। तो ये होता है। उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो फिर अब एक काम करते हैं, तुम बेच तो पाओगे नहीं, एक काम करो तो हमें रॉ मटेरियल बेच दो, हम बनाना शुरू करते हैं। दैट बिकेम द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इंडियंस जो पहले Okay. फिनिश्ड गुड्स बनाते थे, अब वो अनफिनिश्ड रॉ मटेरियल Raw बनाने लगे, materials. और ये रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाने लगा। तब तक आपने स्टीम इंजन और ये सब बनाना शुरू कर दिया, जेम्स वॉट शुरू हो गया, ब्रिटेन में फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई, लंदन बिकेम एन इंडस्ट्रियल टाउन। अराउंड 1830-40 आ गया। 1830 के आसपास दे सेड कि अब एक काम और करते हैं, आपका जितना भी कंजम्पशन है, जो कपड़ा आएगा वो मैनचेस्टर से आएगा, Okay. यानी ब्रिटेन से आएगा, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो आप इंडियन टैक्स रेवेन्यू से ही करोगे। मतलब ब्रिटेन एक पैसा नहीं लगाएगा, इंडिया के टैक्स से रॉ मटेरियल लेगा और इंडिया के टैक्स से इंपोर्ट करके इंडिया में ही बेचेगा। तो बेसिकली हम दोनों साइड से वी स्टार्टेड गेटिंग हैमर्ड। Correct. What happened else? And now I'll tell you the consequences of all what happened, which you see today. फिर ब्रिटिश ने क्या किया कि अब बहुत सारे जो कारीगर थे, these are industrial workers, what do? Now they have to go back in farming. They didn't know farming, उनको नहीं आता था फार्मिंग, वो तो बुनकर है, वो तो कारीगर है, वो कपड़ा बनाता है, वो स्टील बनाता है, वो कैसे गेहूं और प्याज उगाएगा, उसको नहीं आता था। लेकिन then began the biggest professional change in India, downgrade. सो जो आदमी एक अच्छा कारीगर था, दुनिया का मतलब वेल नोन प्रोडक्ट बनाता था, वो अब सडनली किसान बन गया। वो अच्छा कारीगर तो था, बुरा किसान बना। और इसीलिए अगर आप देखिए तो भारत में जो एवरेज लैंड ओनिंग है आज भी, वो बहुत कम है, क्योंकि फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं और लैंड बहुत कम है, क्योंकि फार्मर्स जबरन ज़्यादा बनाए गए। और जब ऐसा हो रहा था तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट सेड कि बट इंडिया के टैक्सेस तो आने ही है, सो लेट्स हिट इंडिया जहां पर सबसे ज़्यादा खून है। देयर इज अ स्टेटमेंट व्हिच सेज इंडिया में लैंसेट यानी कि सुई वहां चबाओ जहां खून सबसे ज्यादा है, पियर्स इट देयर, एंड दैट्स वेयर इंडिया स्टार्टेड हेवी रेवेन्यू टैक्स। सो हम दुनिया की कंटेम्प्रेरी रेट से 3 गुना ज्यादा फार्म पे टैक्स लेते थे In those times. इन दोज टाइम, क्योंकि अब फार्मर से टैक्स निकालना है। बिल्कुल। वो बुनकर तो मर गया, तो फार्मर से टैक्स निकालते हैं। और जो बुनकर अभी भी बन रहा था, दे यूज्ड टू चॉप ऑफ देयर थम्स, दे ब्रेक देयर थंब या चॉप देयर ऑफ, सो दैट दोबारा कुछ टेक्सटाइल ना बना पाए, स्टील ना बना पाए, हथौड़ी ना पकड़ पाए, ताकि उनके जेम्स वॉट का जो इंजन था हाँ, और जो वो इंडस्ट्रियल अरे रेवोल्यूशन है उसको यार। चैलेंज इंडिया ना कर पाए। दैट इज हाउ इंडिया वाज डेसिमेटेड। एंड देन समथिंग एल्स हैपेंड। अब ये आखिरी कड़ी बाकी थी। इंडिया वाज द ग्लोबल करेंसी, सिल्वर, रोम से सिल्वर बहुत सारा आया था। बिल्कुल। फ्रॉम मौर्यन टू गुप्ता पीरियड तक हम सिल्वर करेंसी बनाते थे। इनफैक्ट शेरशाह सूरी, एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स, 4-5 साल में ही डिड व्हाट जो ट्रम्प कह रहे हैं ना हम 4 साल में करेंगे, वो तो उसका 10 गुना करके ही डिड इट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ शेरशाह सूरी वाज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द सिल्वर करेंसी। तो शेरशाह सूरी, ये बिटवीन मुगल्स ही वाज रूलिंग फॉर 4 years, उसने सिल्वर करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया और उसका नाम दिया रुपया। रुपया संस्कृत में इट मीन्स सिल्वर, अनप्योरिफाइड सिल्वर, एंड इट्स अ ओल्ड संस्कृत वर्ड। सो रुपया वहां से चालू हुआ। अब ब्रिटिश को लगा कि इंडिया में लेकिन सिल्वर रिजर्व बहुत है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है, ये सिल्वर रिजर्व भी लूटना है हमें। तो उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड टुवर्ड्स समवेयर इन 17th century, मतलब 1700s में चालू किया ये काम और 1800 में पूरा एग्जीक्यूट किया। दे सेड कि सिल्वर को हम ग्लोबल करेंसी नहीं रहने देंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड बनेगा। गोल्ड स्टैंडर्ड आज भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड बैक्ड, हमें गोल्ड रखना पड़ता है बिल्कुल। अगेंस्ट आर करेंसी रिजर्व में। सो गोल्ड रिजर्व्ड एंड गोल्ड बैक्ड करेंसी और गोल्ड की कॉइन्स एज अ करेंसी सर्कुलेशन द यूरोपियन स्टार्टेड, स्पेशली द ब्रिटिश, एंड दे सेड कि सिल्वर को हम डीवैल्यू कर देंगे। तो ओवरनाइट दे सेड कि सिल्वर की वैल्यू आधी कर देते हैं। तो इंडिया हैड टू अपने सिल्वर कॉइन लेके हम पहले ब्रिटिश गोल्ड कॉइन खरीदेंगे, उसमें पैसा हमारा जाएगा, उससे हम सामान खरीदेंगे क्योंकि हम एक ही आदमी से खरीद सकते हैं, वो भी हम अपने टैक्स से खरीदेंगे, और फिर जब वापस लाएंगे तो पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। सो इट बिकेम, गोल्ड और सिल्वर के बीच का एक्सचेंज बिकेम अ ह्यूज इशू। और इसका एक अगर आपको एग्जांपल देखना है तो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे विच कंज्यूम्स गोल्ड। कोई दुनिया में देश गोल्ड कंज्यूम नहीं करता। गोल्ड एक्सचेंज होता है बट आभूषण बना करके जो प्रथा है, ओनली कंट्री, ओनली कंट्री, छोटे मोटा करते होंगे, पर हमारा सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट इंडिया बट सब कॉन्टिनेंट। एंड द रीजन फॉर दैट इज गोल्ड इज अ सिंबल ऑफ पावर, बिकॉज द ब्रिटिश हैड गोल्ड, इट वाज द सिंबल ऑफ सन, चंद्रमा
चांदी, ये सब हमारे ओरिजिनल थे एंड दे बिकेम डिवैल्यूड। और गोल्ड हमारी नज़रों में उठा हुआ है, इसीलिए आज भी शादी ब्याह में सोना कितना, चांदी की बात नहीं करता कोई। लेकिन हमारी देवी देवताओं के सिक्के जब बनते हैं तो चांदी में बनते हैं, क्योंकि कल्चर इज विद सिल्वर। वो बात अलग है कि उन देवी के आसपास जो आभूषण है वो गोल्ड के होते हैं, क्योंकि वो राजा रवि वर्मन ने बनाए हैं, जो ब्रिटिश एरा के करेक्ट, टाइम के हैं। सो करेक्ट, गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में इंडिया लॉस्ट अ लॉट ऑफ इकोनॉमी। सिग्निफिकेंट। तो आज भी देखिए आप क्या है, वी हैव अ लॉट लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हु लैंड छोटी है क्योंकि ज़बरदस्ती फार्मर बनाए गए। डिसप्रपोर्शनेट नंबर ऑफ फार्मर्स है हमारे पास। हम गोल्ड कंज्यूमर हैं। और जब ब्रिटिश गए तो फ्रॉम 30 समथिंग परसेंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी वी वर रिड्यूस टू लेस देन 1%. British looted $40 trillion from the Indian economy over its 100-200 years of rule. $40 trillion. अभी हम बात करें ना, उत्तर प्रदेश कह रहा है मैं 1 ट्रिलियन बन जाए, भारत 5 ट्रिलियन बन जाए। 40 ट्रिलियन, इट्स अ लूट। यू हैव टू गो टू लंदन। अगर आप लंदन जाएंगे तो किसी भी ब्रिटिश म्यूजियम में आप जाइए, ब्रिटेन में किसी भी म्यूजियम में जाइए, इट्स एन एक्टिव क्राइम सीन। इट्स एन एक्टिव क्राइम सीन बिकॉज सब लूटा हुआ सामान है और सब इंडिया से लूटा हुआ है। इस हद तक लूटा है कि जिस आदमी से लूटा है उसको मारा भी है, और जब मारा है तो उसका जो खून से सना हुआ कपड़ा है उसको भी म्यूजियम में रख दिया। इफ यू गो टू म्यूजियम ऑफ एडिनबरा, टीपू सुल्तान का खून से सना हुआ आपको ट्यूनिक मिलेगा, और उसमें लिखा है हमारे ने मारा, हमने ये लूटा। दे आर प्राउड, दे आर नॉट अपॉलोजेटिक। क्यों कोई नहीं लिए बैठे, पता है ना लूटा है, तो वापस क्यों नहीं करते हो? नहीं करेंगे साहब, वापस लूट का माल है, नहीं करेंगे। मतलब गजब गब्बर सिंह है यार। एंड द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव नॉट डन इनफ टू एक्चुअली गेट एटलीस्ट, चलो पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन जो हमारा सामान उठा ले गए हैं वो म्यूजियम तो हमें दे दो वापस। दैट्स आवर लेगेसी, हमारी धरोहर है। तो ब्रिटेन की इकोनॉमी वाज बिल्ट बाय इंडियाज लूट, एंड दिस इज वेरी वेल एक्नॉलेज्ड। इवन चर्चिल सेड कि इंडिया को तो छोड़ेंगे ही नहीं। पीपल लाइक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सेड कि इंडिया को छोड़ना नहीं है, और छोड़ेंगे तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इंडिया। ये भी एक माइंडसेट था। और ये जो कुछ वेस्टर्न लीनिंग इंडियन ऑथर्स भी बोलते हैं ना कि अरे ब्रिटेन ने इंडिया को रेलवेज दी, इंडिया ये दिया, सती प्रथा खत्म करी, जौहर खत्म किया, दैट्स नॉट ट्रू। ये सब तो सोशल मूवमेंट थे जो इंडिया में हुए, इंडियंस ने किए। आर्य समाज रेवोल्यूशन वॉज एन इंडियन प्रोडक्ट, उसमें लॉर्ड विलियम बेनेटिक का कोई हाथ नहीं है। सिमिलरली रेलवे वॉज अ लूट। रेलवे वॉज मेड इन इंडिया एज अ कॉरपोरेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, एंड द ब्रिटिश गारंटीड कि 5% मिनिमम आपको रिटर्न मिलेगा, विच इज ह्यूज इन दोज टाइम। इवन टुडे यूरोप में 5% इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न इज फाइन, बट उस समय 5% रेट ऑफ रिटर्न वॉज क्वाइट हाई। एंड हु वुड पे फॉर दिस 5% रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम रेलवेज? द टैक्स पेयर ऑफ इंडिया, द फार्मर ऑफ इंडिया। भारत के एक्सपोर्ट्स है। और इंडियन रेलवे जब शुरू में लगाई गई, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन रेलवे और ब्रिटिश रेलवे, मैं इंडियन रेलवे डोंट कंफ्यूज इट, बट मैं 1857 की बात कर रहा हूँ। उसी समय आसपास ही यूएस में भी रेलवे बिछी जी। यूएस में रेलवे बिछने का रेट कितना था? 2000 लगभग पाउंड पर माइल। इंडिया में कितना होगा? 18,000 पाउंड, 9 गुना ज्यादा। 9 times. 9 times who was paying? We were paying. All because of taxes and all? No, because if you, अगर आप बोलोगे कि ये लोग फंड करेंगे, ये गुलाम लोग फंड करेंगे, तो मैं आराम से करूंगा ना। मेरे को क्या है, मेरे को 5% बना करके अपने इन्वेस्टर को देना है। इनको लूट लो जितना लूटना है। तो वही लूट ही रहे थे। लूट लिया। तो इवन रेलवेज वाज अ सिंबल ऑफ लूट, our currency was a symbol of loot, railway was a symbol of loot, trade policy was a symbol of loot. ब्रिटिश लोगों ने ऐसी कोई चीज नहीं बनाई भारत में जिसका सिर्फ और एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था भारत को और से ज्यादा लूटते रहना। जाते जाते भी लूटने के पूरे इंतजाम करके कैसे चले गए थे। कैसे? सो ब्रिटिश के जाने का एकदम से एक बड़ा कारण यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दे लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर सोल्जर्स, और अमेरिकन्स हैड टेकन ओवर। तो अमेरिकन्स ने कहा भाई दुनिया खाली करो। वर्ल्ड वॉर के टाइम की अब बात, सेकंड वर्ल्ड वॉर 45 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। और आप देखोगे 45 से 50 के बीच में दुनिया में कम से कम 100 देश आजाद हुए हैं। बिल्कुल, हाँ, बहुत सारे देश आजाद हुए हैं। पूरा अफ्रीका आजाद हुआ है, इजराइल बना, इंडिया, पाकिस्तान, एशिया, बहुत सारे, वियतनाम तक सब आजाद हुए उसी समय। सो दैट वाज एन एरा वेयर द वर्ल्ड चेंज्ड। ब्रिटिश कभी छोड़ना नहीं चाहते थे इंडिया को। चर्चिल नेवर वांटेड टू लीव इंडिया। चर्चिल ने तो बोला ये तो कैश काउ है, इसको कहाँ छोड़ देंगे, इसको कहाँ से जाने देंगे।
इनफैक्ट चर्चिल इज ऑन स्टेटमेंट सेइंग दैट इंडिया तो हमारा दिस इज अ ट्रेजर, हम कहाँ से छोड़ दें, दिस इज आवर कैश सोने की काउ, मुर्गी, हाँ। सोने की मुर्गी है, से अंडे निकालो। और उससे भी मतलब ये तो फिर भी शराफत बोलते हैं, अगर सोने की मुर्गी से अंडे निकालने की बात करते, ये तो बोलते थे कि दिस इज ब्लड, वी शुड सक इट। So they should. ओह! The दिस statement इज़ was, "I चर्चिल will." ने कहा है ये? Churchill said that you should stick the lancet where the blood is most, so that we can gain. जहाँ इंडिया में खून बचा है, चूस लो। अभी ये देख के लोगों का खून खौल रहा होगा, बट या तो लास्ट मैंने आपसे बात करा था 1943 का जो ग्रेट फैमिन था, जी, 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 जी। उससे बड़ा तो कोई दुनिया में भूखमरी का आलम ही नहीं है कि बच्चों को उनके माँ बाप मार रहे हैं। और चर्चिल क्या कह रहे हैं, ये तो बीस्ट हैं, खरगोश की तरह पैदा होते हैं, मरने दो उनको जानवरों की तरह। दैट काइंड ऑफ थिंग वी डू, एंड इट्स इतना ज़्यादा इंसल्टिंग था वो। तो ब्रिटिश, एनीवे हम उस पे आते हैं टॉपिक पे। तो ब्रिटिश डिडंट वांट टू इनिशियली लीव इंडिया। फिर जब ये हुआ कि नहीं अब तो खाली करना पड़ेगा, तो बड़े दुख के साथ जाना पड़ेगा। तब तक चर्चिल भी हट गए। यू गॉट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, क्लेमेंट एटली वाज इन पावर। क्लेमेंट एटली वाज स्लाइटली इन फेवर की ये सब, मतलब अब तो अमेरिकन की बात सुननी पड़ेगी। और अमेरिकन भी इसलिए कर रहे थे कि मार्केट बनेगा, हमें भी तो बनाना है मार्केट। अब तुम ही लिए बैठे रहोगे तो हम क्या करेंगे। सो दे थॉट ऑफ अ फ्यू थिंग्स। पहला तो उन्होंने सोचा कि इंडिया को ऐसे टर्मोइल में छोड़ते हैं कि ये सर्वाइव ही ना कर पाए। तो एक रास्ता दिखा दिया कि धर्म के आधार पे देश को डिवाइड कर सकते हो आप लोग, ऐसा करो और अनाप शनाप कुछ भी कर दो, इधर एक लकीर खींचो, इधर एक लकीर खींचो। द वर्सन जिसके नाम पे लकीर है वो रैटक्लिफ नेवर केम टू इंडिया बिफोर दैट डे। ही डिडंट नो इंडिया के बारे में कुछ भी, उसको तो ऐसे ही लेकर के आए थे। ही नेवर वेंट टू द बॉर्डर्स। माउंट बैटन ने उसको एक कमरा दे दिया, कहते यहीं बैठे रहना, निकलना नहीं यहाँ से, और कोई तुमसे बात नहीं करेगा ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना करे, यहाँ बैठे बैठे लाइन खींच दो। देयर वाज नथिंग, बस जहाँ जो पॉपुलेशन दिखी ऐसे ऐसे लकीर खींच दी, उल्टी पुल्टी, किसी के खेत से जा रही है, किसी के घर के बीच से निकल जा रही है, नथिंग। वी नो हाउसेस जो आधे इंडिया में है, आधे बांग्लादेश में है, जी। आधे पाकिस्तान में, आधे इंडिया में है। एंड इट वाज डन डेलिबरेटली। दे सेंट अ फूल हु हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया टू डिवाइड इंडिया, सो दैट इंडिया के जो डिवीजन है वो ब्लडी रहे, खूनी डिविजन्स बने। और बहुत सारे जो इंडियन लीडर्स थे, दे सेड कि भाई आप इतनी बर्बादी करके जा रहे हो, आप सही तो करो, सॉर्ट तो करो, वापस दे रहे हो तो इतना तोड़ ताड़ के दे दोगे कुछ भी सामान, बिल्कुल। कुछ तो ऑर्डर करके जाओ, कुछ तरीका तो बनाओ। नहीं नहीं आप देख लो भाई अपना, हम तो नहीं देखने वाले। इट्स लाइक होता है ना, किसी को आप सामान दे दो, लोन दे दो, फिर वापस मांगो तो गुस्सा होता है। इट वॉज लाइक दैट ओनली, सब तो तोड़ के दूंगा सामान में। एंड वॉज अ रीजन, इट वॉज नॉट जस्ट ये, उनका रीजन ये था कि दे वॉन्टेड कि इंडिया 47 में जब आज़ाद होती है तब भारत इतनी अव्यवस्थित रहे कि इंडिया एक्सेप्ट्स अ डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस में जो ब्रिटिश क्वीन थी वो भारत की क्वीन रहती, और हम तब भी उनके नीचे ही होते। तो हमारा जो स्टेट हेड होता वो क्वीन होती, और हम अपनी सरकार चलाते रहते, हम डोमिनियन होते ब्रिटिश की। एंड दैट इज वाई दे जितने कैंसर वो दे सकते थे हमें दे के चले गए। धर्म का कैंसर दिया, देश तोड़ा। ये रास्ता दिखाया कि जब भी झगड़ा हो ना, अब अभी धर्म के नाम पे देश तोड़ सकते हो, कभी भाषा के नाम पे झगड़ा हो तो तमिलनाडु अलग हो जाना, कभी कुछ और पे झगड़ा हो तो तुम धर्म के कहीं और दो चार और देश खोल लेना, क्योंकि ये सारे देश आएंगे मेरे ही अंडर। लॉन्ग लिव द क्वीन। एंड दैट इज आई थिंक जो मार्वल है ऑफ पीपल लाइक अंबेडकर, स्पेशली पीपल लाइक अंबेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, ऑल दीज पीपल, सरदार पटेल। गांधी had gone 1948 में, गांधी तो he was जनवरी में he was over. So Gandhi could not play the role which he could have played because he was dead. But there were these 3-4 leaders, I think 47 से 50 के बीच में, जब मैं कहता हूँ लोगों को रिपब्लिक डे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, रिपब्लिक डे इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज इंडिपेंडेंस तो मिल जाती है बट टेम्पररी होती, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रगेड, स्टेबल और इतना इंक्लूसिव भी बनाना था कि इट कुड सर्वाइव थ्रू टेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज सारे ब्रिटिश ऑथर्स, हिस्टोरियंस, अमेरिकन्स, इवन सभी लोगों ने, दे ऑल सेड कि इंडिया विल नॉट सर्वाइव बियॉन्ड 1960। 1960 वॉज द मैक्सिमम डेडलाइन इंडिया को दी गई थी कि इसके बाद इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जैसे यूगोस्लाविया हो जाता है, बहुत सारे देश हुए, अल्टीमेटली तो यूएसएसआर ही डिसइंटीग्रेट हो गया। तो दे सेड इंडिया डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और वो 550 प्रिंसली स्टेट थे, उसमें से 250 तो बन ही जाएंगे। दैट वॉज द प्लान ऑल अलॉन्ग, एंड वी डिफाइड इट। वी वर अ पुअर कंट्री जिसने 43 की फैमिन देखी, और 43 की फैमिन से कहीं बड़ी जो फैमिन, ग्रेट फैमिन ऑफ इंडिया, 1700s के एंड में भी एक फैमिन हुई थी, 1800s के एंड में भी एक फैमिन हुई थी, और ये सारी एक दूसरे को बीट करती थी।
सब में करोड़ों करोड़ लोग खत्म हुए। भूखमरी वॉज आर सिंबल, तो हमारी ब्रांड थी। भूखमरी से ही तो इंडिया तो भूखे लोग हैं, अनपढ़ हैं, वैसे ही पागल टाइप के। दैट वॉज आर ब्रांड। बट आज़ाद भारत ने एक बार भी फैमिन नहीं देखा। और ये आज की तो आज तो खैर फ्री में हम 85 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, गोडाउन भरे पड़े हैं, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट, वी आर एक्चुअली द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स। लेकिन 1950 में ऐसा नहीं था, एंड येट वी इंश्योर्ड कि नहीं हुआ। हमारा ग्रोथ रेट जो ब्रिटिश पीरियड के टाइम 0.2-0.3% रहता था पर ईयर, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो आज़ाद भारत में कभी भी 2% के नीचे नहीं गया, यानी उससे 10 गुना। वी स्टार्टेड ऑफ विद दैट। आज़ाद भारत में इट हैज़ ऑलवेज बीन गुड। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्राइस विच हैज़ बीन पेड। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम डिस्काउंट कर देते हैं इस फेज ऑफ इंडिया को। वो 1950 का फेज, 1940 का फेज, एंड का टफ फेज, डिफिकल्ट। अ नेशन वाज बीइंग बोर्न अगेंस्ट एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशन एंड विशेस। ब्रिटिश तो चाहते ही नहीं थे ना बने। बट आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी हद तक हुई है, लेकिन जब भारत का इतिहास हम देखते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट द ब्रिटिशर्स जिनने एक्सप्लॉयट किया है, मुगल्स आए, एंड ऑफ एंड ऑन काफ़ी लोगों ने इन्वेड भी किया है, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं, डू यू स्टिल कंसिडर, बेस्ड ऑन जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं, डू यू स्टिल थिंक कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द बिगेस्ट कल्प्रिट इन सकिंग द ब्लड आउट ऑफ इंडिया, यही सबसे थे, या बाकी जो सीरीज हुए उसमें भी कुछ ऐसा था? लेट्स लुक एट हिस्ट्री। पहला इन्वेडर अलेक्जेंडर कुडंट डू मच, ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाया क्योंकि हिज आर्मी रिवोल्टेड यहाँ आकर के। और जो प्राइमरी टारगेट था कि हम मगध तक पहुंचेंगे, मगध वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट। प्राइज्ड फिश, वहाँ तक वो जा ही नहीं पाए। क्योंकि एंड उसमें क्रेडिट जाता है पीपल जो हमारे पंजाब हरियाणा इस पोरस टाइप के जो राजा थे, इतना उनको ग्राइंड डाउन कर दिया कि वो यहाँ तक आने लायक बचे बचे ही ही नहीं। नहीं। एंड देन अलेक्जेंडर सब्सिक्वेंटली लाइड। ठीक है। सो अलेक्जेंडर की कोई मास लूटिंग नहीं हुई। देन यू कम टू द फेज कि इंडिया के दूसरे मास लूटिंग कब शुरू होती है, काफ़ी टाइम लगता है। मास लूटर्स आते हैं विद महमूद गजनी एंड मोहम्मद घोरी। मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लूट करते हैं, गुजरात तक जाते हैं, दे डू ऑल द लूटिंग और वापस चले जाते हैं। जितना लेके जा सकते हैं चले जाते हैं, वापस 8-10 बार आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंटली बैठ जाते हैं। जब परमानेंटली बैठते हैं तो मोस्ट ऑफ देम वो अपना एम्पायर छोड़ करके यहाँ चालू हो जाते हैं। दिल्ली सल्तनत बनती है। दिल्ली सल्तनत इज मिसमैनेज्ड बट इट्स पार्ट ऑफ इंडिया। सो मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, बट पार्ट ऑफ इंडिया है। सेम विद मुगल्स। मुगल्स भी देयर इज नो फ्लाइट ऑफ कैपिटल, देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड लूट ओवर डेकेड्स। मिसमैनेजमेंट खूब होता है, स्पेशली जहांगीर के टाइम। शाहजहां इज अ बिग टाइम मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एंड देन ऑफ कोर्स औरंगजेब तो ने तो नींव बो दी। सब ब्रिटिश लोगों की नींव तो औरंगजेब ने ही बोई है, क्योंकि इतना कमजोर कर दिया। फालतू की लड़ाइयाँ विच ही रिग्रेट्स। अपनी खुद ही जाते जाते लिख के गया, गलती हो गई यार, मतलब गड़बड़ हो गया मुझसे। सब्सिक्वेंटली मुगल्स आर डेसिमेटेड। नादिर शाह कम्स, दैट्स एन अदर इन्वेडर। नादिर शाह भी थोड़े दिन लूटता है, वो चला जाता है, दैट्स व्हाट ही डज। इंडिया में लेकिन ऐसा इन्वेडर नहीं हुआ कोई भी जिसने लॉन्ग टर्म लूटिंग करी हो, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर की लूटिंग करी हो, या डेकेड्स तक लूट ही रहा हो। सिस्टमैटिक नहीं था, लूटा जितना जो मिला उठा के भाग गया। लेकिन स्ट्रक्चरल लूटिंग नहीं हुई जो ब्रिटिश ने करी। पॉलिसी चेंज कर दी ऐसी कि ह्यूमन काइंड को ही आपने इंस्लेव कर दिया। इंडिया में मंगोल्स थैंकफुली नहीं आए। ओके। मतलब कोशिश करी कई बार और कई बार हुई, क्यों नहीं मतलब आ पाए वो? we resisted them. We resisted. And in fact a very notorious person resisted him, which most people will not like if I mention, but it's Alauddin Khilji who resisted Mongols. चार पांच लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इनफैक्ट सिरी फोर्ट है दिल्ली में, एक लड़ाई इसी में है, बैटल ऑफ सिरी। सो with all his shortcomings and obviously a very obnoxious person Alauddin Khilji is, but he did resist the Mongols. और Mongols जब लूट करते थे तो सब जला डालते थे, तो they had a very destructive form of looting. The British, when they came, and the Europeans in general had this plan, but the British succeeded. But British का जो प्लान था वो एक टाइम लूट के भागने का नहीं था। वो होता तो कुछ नहीं होता, हम फिर दोबारा कर लेते, क्योंकि हमारे पास तो हुनर था। जी। हमारे पास हाथों का हुनर था, दिमाग था हमारे पास, हम कर लेते। लैंड थी भाई, फिर निकल आएगा, या इस बार लूट लोगे अगली बार लगाऊंगा मैं। तो ब्रिटिश सेट कि नहीं, इसको हम सोने की वो बनाएंगे, हम इसको गोल्डन गूज बनाएंगे, हम इसको पकाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। and we will keep extracting money. So it was an enslavement of Indians, not just India. It was not a loot of India. It was an enslavement of the Indians.
तो गुलाम बनाने की प्रथा जो है, एक तरह से इकोनॉमिक और सोशल गुलाम बनाना, वॉज अ ब्रिटिश, इट वॉज एन ऑर्गेनाइज क्राइम। वो हमारी शिक्षा से लेकर के हमारी अर्थनीति तक सबको इफेक्ट किया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबको मार मार के भाग गए, उन्होंने कहा तुम जिंदा भी रहोगे और मेरे लिए काम करोगे और मैं पैसे ले जाऊंगा तुमसे। एंड दैट्स वाई ब्रिटिश, there's an American author, I can't recall his name, very famous one. He said, the British are in India, it's an American commenting about British, the British are in India for Indians. ओके। So it was not कि वो लैंड के लिए यहाँ पे थे, वो इंडियंस के लिए यहाँ पर हैं। ये इंडियंस काम करेंगे मेरे लिए और ये इंडियंस मेरा सामान भी खरीदेंगे। सो इट वॉज अ कंप्लीट दिस थिंग। एंड द ब्रिटिश ऑल्सो स्टॉप टेक्नोलॉजी। आपको लगता है कि भारत में कोई स्टीम इंजन नहीं बना पाता? जो देश नैनो मटेरियल बना सकता है, वुड स्टील बना सकता है, रोमन्स को लड़ाई लड़वा सकता है, मसाले बना सकता है, दुनिया का सबसे अच्छा टेक्सटाइल बना सकता है, वो धुएं से चलने वाला एक इंजन नहीं बना पाता। लेकिन बनाने नहीं दोगे ना आप करने नहीं दोगे, आप हमारे सारे इंटेलेक्चुअल एलीट को ख़त्म ही कर दोगे, तो कौन बनाएगा? हु विल मेक इन्वेंशंस फॉर अस? इन्वेंशंस तो हमने भी बहुत किए, यूनिवर्सिटी तो हमने पहले बनाई, ऑक्सफोर्ड तो बाद में आई, नालंदा तक्षशिला तो बहुत पहले हमने बना ली। एंड देयर वर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो हमने बनाए, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हमने बनाए, बट इन दैट एरा दे डिडंट अलाउ अस, दे डिडंट गिव अस। हम अपनी ट्रेन नहीं लगा पाते क्या? बिल्कुल लगा लेते हैं, हमें क्या, हम अपना ट्रेन लगाते हैं, सस्ते में लगाते हैं, शायद उनसे भी अच्छी लगाते हैं, मतलब कुछ कुछ नया ही बनाते हैं। तो यू नेवर नो दैट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट भारतीयों को इस कदर ना सिर्फ ये लूट नहीं थी, दिस वॉज इंस्लेवमेंट। एंड दैट इज वाई ब्रिटिश, और 250 साल चला, 200 साल तो चला ही कम से कम। सो 200 साल तक जो कुचक्र चला, उससे जो आज भी हम इफेक्ट देखते हैं ना, जो अंग्रेजी का महत्व है ना, आज भी हम वाइट स्किन वर्शिप थोड़ा चलता है, करेक्ट, बिल्कुल। है ना, गोरा आदमी बोलता है तो हम तो सुनते ये हैं। उन्हीं के ये बीज है। लेगेसी दिमाग में घुसा है ना हमारे, सोने का कंज्यूमर हैं हम, आज भी हैं। सो ये इतना इस कदर आज भी क्यों ऐसा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ इंडिया के जो पार्ट्स हैं ये रिलेटिवली गरीब हैं कंपेयर टू साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया? क्यों है? क्योंकि दीज वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश, द अदर्स वर प्रिंसली स्टेट्स। ओके। सो गुजरात और पूरा साउथ इंडिया वर रूल्ड बाय प्रिंसली स्टेट्स कंपेयर टू उत्तर प्रदेश एंड बिहार जो रूल्ड बाय ब्रिटिश था। तो दे वर वेरी एक्सप्लॉइटेड। वो प्रिंसली स्टेट तो फिर भी बैटिंग कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। हमारे उत्तर प्रदेश वालों को तो आवाज़ ही नहीं थी कुछ, सीधे ब्रिटिश थे, उनके ऊपर कौन सुनेगा? तो आज भी सरकारी नौकरी का इतना पीछे क्यों भागते हैं लोग इस पार्ट ऑफ द इंडिया में? बिकॉज दैट वॉज द ओनली सैल्वेशन। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो ब्रिटिश, फिर मिल गई सरकारी नौकरी तो आप ब्रिटिश के साथ हो, फिर तो यू आर द रूलिंग क्लास। नहीं तो देयर इज नो अदर क्लास, देयर इज नो ट्रेडर, दे आर वेरी पुअर फार्मर्स एंड दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो आज भी आप देखिए तो उत्तर प्रदेश, बिहार में हर आदमी सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। बिल्कुल। देयर इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेड या कोई स्पेशल स्किल्स, लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। उत्तर प्रदेश तो वॉज दी सीट ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट्स। जो सामान बनते थे यहाँ उत्तर प्रदेश में, वो भारत के पोर्ट से होते हुए दुनिया भर में जाते थे। लेकिन आज कहाँ जा पाते हैं? आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बीबारू स्टेट बोलते हैं ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दीज वर द, बट इन्हीं स्टेट्स में तो ब्रिटिश सबसे ज़्यादा काबिज थे, इन्हीं लोगों को दबाया सबसे ज़्यादा। सो ये जो प्रॉब्लम है वो आज भी चल रही है, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। डैम। बिकॉज आपने जब ब्रिटिश राज की बात करी तो व्हाट आई कुड आइडेंटिफाई, टैक्सेशन वाज वन बिग एरिया विच दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट। प्रेजेंट डे पे आ जाते हैं, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, आम इंसान को भी देखा है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ को भी देखा है, दे सीम टू हैव सम अनरेस्ट। उनको थोड़ा सा लगता है कि यार बहुत कंपैरिजन्स चलते हैं कि भाई यूएस में ये है, कनाडा में ये है, भले रेट ज़्यादा है, वहाँ पर एमिनिटीज़ ज़्यादा है, इंडिया में टैक्सेस ज़्यादा है, आफ्टर अ सर्टन इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है। देन वी कम अक्रॉस सर्टन सर्वेज जहाँ पर कि कहा जाता है कि ओनली 2% और 3% ऑफ देम आर एक्चुअली पेइंग, आर फिलिंग द ITR एंड इवेंचुअली पेइंग द हाई टैक्सेस। तो आप जो बोल रहे हैं टैक्सेस का जो राज चलता था ब्रिटिश टाइम पे, इवन टुडे इट डजंट सीम अपैरेंटली कि पीपल आर रियली हैप्पी। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। ये तो सच है कि भारत में टैक्सेस बढ़े हैं ओवर टाइम। ये भी सच है कि भारत ने भी तरक्की करी है। जब मैं स्कूल में था तो लाइट जाती थी, बहुत जाती थी। इंडिया वॉज हम लोग बोलते थे भारत में बिजली की बहुत कमी है, 20-30% की कमी है। आज भारत पावर एक्सेस बनाता है। जितनी पावर कट होते हैं वो सप्लाई साइड
मतलब सप्लाई का इशू नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है. सो वर्ल्ड हैज इंडिया हैज चेंज्ड. तो ये थोड़ा सा हमें इस वेस्टर्न आइडियोलॉजी में भी नहीं जाना चाहिए कि इंडिया में कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है. क्या परफेक्टली हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है. क्या बहुत अच्छा इससे हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था. क्या भविष्य में कुछ चेंज की आवश्यकता है? बिल्कुल है. वो तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी आपसे बात करी थी कि बिल्कुल है, इंडिया शुड स्टॉप इन्वेस्टिंग दिस मच इन फ्रीबीज. है ना? आपको गरीब जो है उसको सपोर्ट सिस्टम बनाना है, लेकिन आपको उसको इतना नहीं दे देना है कि वो कहे मैं गरीब ही रहता हूँ. ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए. कंफर्टेबल ना हो जाए. एस्पिरेशन नहीं किल हो जानी चाहिए बिल्कुल. फ्रीबी से. फ्रीबी शुड नॉट बी अ मर्डर ऑफ एस्पिरेशंस टू राइज. बिल्कुल. और इंडिया उस ब्रिंक पे आने वाला है. तो कुछ लोग सोचते हैं कि ओह. मैं यहीं बैठा रहता हूँ, क्या फ़र्क है, सब तो मिल रहा है, घर मिल गया फ्री का पेंशन मिल रहा है, फ्री की साड़ी है, फ्री की गैस है, सब कुछ फ्री है. तो वो कुछ करेगा ही नहीं फिर. यू डोंट वांट दैट. इंडियंस आर नॉट दैट माइंडसेट पीपल. वी आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. इतिहास में गवाह है, हमने बहुत मेहनत करते थे हम, तभी तो इतना सब कुछ बना पाए. वो बोरे पहनते थे हम, अच्छे अच्छे टेक्सटाइल बनाते थे. सो देयर वाज अ रीज़न. हम मेहनती लोग थे और हमें मेहनती रहना होगा. ये एक क्राइसिस है. कमिंग टू टैक्सेस, यू आर राइट कि लेकिन आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, जब 2-3 आईटीआर फाइल कर रहे हैं. जीएसटी तो सभी दे रहे हैं. सो वो भी सच है कि जीएसटी हम सब दे रहे हैं. तो जो आदमी बिल्कुल हार्डली कुछ कमा रहा है वो भी जीएसटी दे रहा है. लेकिन एक चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ ऑल्सो अ कंट्री जहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं. ऑब्वियसली नेचुरली वी आर अ वेरी ब्लेस्ड कंट्री. पूरे दुनिया के मैप में भारत, रूस भी नहीं है ऐसा. भारत एक अकेला देश है जिसमें 10 की 10 बायोडाइवर्सिटीज़ है. देयर इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. 10 बायोडाइवर्सिटी है. मतलब अर्थ में जितनी बायोडाइवर्सिटी हो सकती है 10 होती हैं, 10 भारत में होती हैं. सो इट्स अ वेरी रिच ब्लेस्ड कंट्री. ओके. हाँ. सॉरी टू कट यू ओवर हियर. बायोडाइवर्सिटी की आपने बात करी इसलिए मेरा कुछ इसमें है. आई जस्ट वांट योर टेक इफ़ यू वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट. जब हम ये शूट कर रहे हैं आज से कुछ दिन पहले ना, एक ऐसे ही एक शूट हुआ था, नॉट विथ मी, सम अदर पॉडकास्टर, ब्रायन करके एक बाहर से एक विदेशी आए. इफ़ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस गाय हु डज ऑल इनसेन अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर बिकॉज ही वांट्स टू स्टे यंग. उन्होंने 100 सप्लीमेंट्स लेते हैं, देन पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी लगा के. आपने कभी सुने होंगे इस तरह के फॉरेन में कुछ कुछ लोग होते हैं अतरंगी मिलियनर्स जो सब छोड़ के इस चीज़ पे लगे हुए हैं. वो पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट चल रहा है और पॉडकास्ट के बीच में निखिल कामत इज़ द वन हु इज़ डूइंग द पॉडकास्ट. और वो पॉडकास्ट के पहले 5 मिनट में कहते हैं कि क्या मैं अपना N95 मास्क लगा लूँ. भारत में जब वो आए, मुंबई में शूट हो रहा है और उनके पास सारा AQI मीटर और ये सारा चीज़ लगा हुआ है. 130-135 के बीच में AQI है जिस पर उन्होंने मास्क, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, हम तो नॉर्मल समझते हैं. एंड देन व्हाट ही सेज इज, उससे जब पूछा गया इज इट लाइक अ शो ऑफ थिंग यू आर ट्राइंग टू डू और व्हाट यूर, उन्हें बोला यार मेरे को फील होने लग गया बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस. मैं इधर आ गया हूँ तो मेरे लंग्स में मेरे को थोड़ा सा जलन होने लग गया, मेरी आंखें थोड़ी सी वो होने लग गई हैं. एंड लिटरली ही वॉज सपोज टू सिट देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. 2-3 घंटे बाद ही डिसाइडेड कि इफ़ यू प्लीज डोंट माइंड, जस्ट लाइक दे आर रिस्पेक्टेबल, बोला इफ़ यू डोंट माइंड आई हैव टू लीव. एंड उसके बाद ना एक थोड़ा नेशन वाइड थोड़ा सा डिबेट हल्का फुल्का सोशल मीडिया पर तो स्पार्क हो गया था कि ये AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात करते दिवाली के समय पे तो 1400-1500 की भी बात हुई है. मुंबई इन जनरल 500 के आसपास, 400-500 किसी किसी दिन चले जाता है, विंटर्स में और ज़्यादा हो जाता है. सो आप एक तरफ बायोडाइवर्सिटी की ब्लेस चीज़ की बात कर रहे हैं, वहीं पर ये जो एयर क्वालिटी है, वाई आई एम आस्किंग यू इज नॉट जस्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स बट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन साइंस ऑल्सो एंड आई एम प्रिटी श्योर आपके इस पे व्यूज़ होंगे. ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. एंड आफ्टर दैट आई डिड सम रैंडम रिसर्च अराउंड दिस थिंग कि बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स है, एज बैड एज कैंसर ये वाली चीज़ हो सकती है. तो माई 2 क्वेश्चंस टू दिस थिंग. ऑन वन हैंड वी आर सेइंग वी आर ब्लेस्ड, बायोडाइवर्सिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें विच आई डू एग्री, पर वहीं पे दूसरी जगह पे डोंट यू थिंक कि जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती जा रही हैं हम अपने आप को एक गड्ढे में ढकेलते जा रहे हैं. एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल सोल्यूशन, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. सो प्रॉब्लम है, ये तो सभी को पता है. दिल्ली में बैठा कोई भी व्यक्ति आपको ये बता देगा. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि AQI होता क्या, थोड़ा डिग डीप करते हैं, क्योंकि लोग नंबर कोट कर देते हैं. बनता कैसे है ये नंबर, फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है. तो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 6 चीज़ों से इफेक्ट हो सकता है. 4 तरह की गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन. और 2 तरह के पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे कण जो हवा में घूम रहे हैं, PM2.5 और PM10. PM2.5 यानी 2.5 माइक्रॉन, बहुत ही छोटा पार्टिकल, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, या 10 माइक्रॉन थोड़ा बड़ा. तो ये जो 10 PM10 है, ये जनरली कंस्ट्रक्शन में जो हवा उड़ती है उसमें आता है.
PM2.5 जनरली वेहिकुलर पोल्यूशन, जो हवा उससे एग्जॉस्ट से निकल रही है उससे आता है, और गैसेस पावर प्लांट से या नेचुरल कॉजेज से आती हैं। इंडिया में जो स्पेशली जो बड़े शहरों में जो पोल्यूशन है वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली जो आ रहा है वो PM2.5 की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, क्योंकि इन 6 पैरामीटर, 4 गैस और 2 पार्टिकल में जो जिसका स्कोर सबसे खराब होता है उसको हम AQI बना देते हैं। सो PM2.5 इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, और बड़े शहरों में यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, और उसका मैंने आपको सोर्स बताया इज व्हीकल्स, राइट। सो अब वेहिकुलर पोल्यूशन, जो हवा में जो 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स व्हीकल जलने की वजह से आ रहे हैं, हम उसको कम कैसे करें, ये हमारा बिगेस्ट चैलेंज है। और इस दिशा में जो सबसे बड़ा स्टेप आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आई हैं, लेकिन उससे कहीं बड़ा स्टेप इंडिया ऑलरेडी इम्बार्क कर चुका है, और वो है हाइड्रोजन फ्यूल। यानी हाइड्रोजन जो सबसे हल्की गैस होती है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना हुआ एक एटम, उसको लिक्विफाई करके कैन वी यूज इट एज अ फ्यूल। अब हाइड्रोजन को अगर जलाएंगे, रेस्पिरेशन हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, पानी, H2O। H2O, वेपर। तो वी आर लुकिंग एट एन इंजन जिसमें जाएगा हाइड्रोजन और निकलेगा पानी, और ये एकदम साफ पानी है, डिस्टिल पानी है, तो दिस इज लाइक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। देयर इज नो PM2.5, देयर इज नो PM10, देयर इज नो अदर गैस। सो वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली और मुंबई की और पूरे भारत में की सड़कों पे हम उन गाड़ियों को दौड़ा पाएंगे, एटलीस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ गाड़ियों को, जिनसे जीरो पोल्यूशन होगा। दिल्ली शहर के अंदर लगभग 53% जो पोल्यूशन होता है नवंबर के महीने में, जो सबसे गंदा महीना होता है दिल्ली में हवा के लिए, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हीकल्स। ओके। अगर इन सारे व्हीकल्स को हम हाइड्रोजन फ्यूल से रिप्लेस कर दें, सो दिल्ली का जो AQI है दैट विल गो 1990s के लेवल का। ओह यानी कि ओके ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकती है। ओके। किसी भी देश जिसका इकोनॉमिक असेंट होता है उसमें कुछ फेजेस आते हैं, और सारे देश इससे गुजर चुके हैं। देयर वाज अ टाइम इन 1960s एंड 70s जब अमेरिकन बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे थे, इनफैक्ट आज भी करते हैं। एक टिपिकल अमेरिकन एक साल में 110 किलोग्राम प्लास्टिक इस्तेमाल करता है, एक टिपिकल भारतीय 11 किलोग्राम इस्तेमाल करता है। तो आज भी पर कैपिटा पोल्यूशन इज फार हायर, पर चलिए हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारा देश थोड़ा छोटा है उनके कंपैरिजन में। चाइनीज, मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले इनफैक्ट जब आई वेंट टू चाइना, तो एक SMS आता था लोगों को कि आज आप अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकते। सुबह सुबह आता था और कोई गाड़ी नहीं निकालता था। एक SMS आता था कि आज रात में 8 बजे के बाद कोई लाइट नहीं जलाएगा, तो घर अंधेरे हो जाते थे, बिकॉज वो पोल्यूशन उस समय बहुत ज़्यादा था उनका। बीजिंग के जो हम स्मॉग्स की बात करते थे, ये तो चाइना की फोटो आती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, चाइना मेड इट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और उसके बाद इट इन्वेस्टेड इन कि ये सारे छोटे छोटे जो प्लांट्स थे शहरों के पास, इनको हटा करके लेट्स इन्वेस्ट इन बिग पावर प्लांट्स विच आर क्लीनर, एंड दे डिड इट। सो ओवर टाइम कोई भी देश की प्रोग्रेस हैज गॉन थ्रू दिस पाथ। यू फर्स्ट डू योर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड देन यू आर कॉन्शियस कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ वी टेक ऑफ आवर इकोनॉमी। गॉट इट। इंडिया इज गोइंग नो डिफरेंट फ्रॉम दैट पाथ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल है, और हम सफ़र कर रहे हैं। मेरे आज ये कहने से जिसको खांसी आ रही है, हमको खुद ही आ रही है, डज नॉट चेंज एनीथिंग। लेकिन इतिहास में ऐसा हुआ है, और हम बिल्कुल वी आर इन्वेस्टिंग इन द राइट टेक्नोलॉजीज as we speak today. Should you invest more? I can tell you 5 more things which we can do. But hydrogen fuel, as of now, शहरों के लिए एक बहुत बड़ा सेवियर बनने वाला है। ऐसी उम्मीद करी जाती है कि भारत 2 साल के अंदर we'll have vehicles on road which will run on hydrogen. Okay. All major Indian automobile companies are running behind this. Big companies like Cummins, which makes सबसे ज़्यादा इंजन बनाने वाली कंपनी, हम जनरेटर्स के ऊपर लगा होता है उन्हीं का लेबल, they are investing very heavily on डेवलपिंग हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन जो हाइड्रोजन से चले, एंड देयर इज रैपिड प्रोग्रेस इन इट। सो आने वाले समय में हाइड्रोजन विल फर्स्ट रिप्लेस बिग कार्स एंड बिग प्लांट्स, एंड देन इवेंचुअली स्मॉल कार्स विच विल हेल्प अस हील आवर एनवायरमेंट। तो ये होगा, एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस कैन बी डन। अब हम और क्या कर सकते हैं, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। इंडिया का जो ग्रोथ मॉडल है दैट इज अ वेरी अर्बन सेंट्रिक ग्रोथ मॉडल। हम शहर बनाते हैं, शहर में मेट्रो लगाते हैं,
उस मेट्रो को चारों ओर पहुंचा देते हैं, फिर वो शहर की आबादी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाती है। उसमें लैंड और फ्लैट के प्राइसेस 10 गुने हो जाते हैं, इंसेनली हाई प्राइसेस। नोएडा जैसी जगहों पे अभी दुबई से ज़्यादा महंगे घर मिल रहे हैं। सो दैट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो कुछ केंद्र बिंदु पे ही निर्धारित हो जाता है, आई थिंक इंडिया नीड्स टू एक्सप्लोर बियॉन्ड इट। हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश करी थी जो हुआ नहीं अभी, स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटीज की हमने बात करी थी। एक हद तक प्रोग्रेस हुआ, लेकिन जो हो सकता था वो अभी भी होना बाकी है। वी हैव टू क्रिएट मोर सच सेंटर्स। पूरे देश में हमें ऐसे छोटे छोटे शहर बनाने चाहिए जहां पर वी आर एबल टू फोकस ऑन 2-3 इंडस्ट्री। वो गाँव के कुछ समूह भी हो सकते हैं, बट इट हैज टू बी अ क्लस्टर डेवलपमेंट मॉडल और थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड। ऐसा क्यों होता है कि आईटी नौकरी लेनी था बैंगलोर ही जाओ, अब ज़्यादा ज़्यादा पुणे चले जाओगे। फाइनेंस है पूरा तो एक ही शहर में है, दिल्ली में यही सब चल रहा है, तो और कोई जगह एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। सो ये बड़ा ही अनसस्टेनेबल तो है ही, लेकिन इनएफिशिएंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी होता है। You buy too expensive houses, you spend too much time in traffic, you burn too much fuel, and then there are all kinds of problems जो साथ होती है। तो India has to have a disaggregated model of development. Dr. Kalam also advocated for it. He called it Pura, providing urban amenities in rural areas. मतलब जहाँ गांव है वहां पे हम शहरी सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराएं। Okay. It was one of his big projects and I worked with him. In fact मेरा पहला प्रोजेक्ट उनके साथ यही था। दूसरी, ये तो खैर डेवलपमेंटल मॉडल है, एक और टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है जो आई एम सरप्राइज कि इंडिया हैज नॉट परस्यूड इट वॉर फुटिंग पे, और वो है थोरियम। Okay. बहुत सारे लोगों ने जो सुन रहे होंगे थोरियम का नाम नहीं सुना होगा। थोरियम was something which was advocated not even by Dr. Kalam, उनके भी पहले Okay. होमी भाभा, होमी जहांगीर भाभा Atomic. talked about जी. India's father of Yeah, India's yeah. nuclear mission. Nuclear. Yeah. He said कि इंडिया हैज टू इवेंचुअली फोकस ऑन थोरियम। अब थोरियम क्या होता है? जैसे यूरेनियम होता है वैसे ही थोरियम होता है। अंतर यह है कि यूरेनियम इज अ फिसाइल मटेरियल, यानी कि वो उसमें फिशन तुरंत हो जाएगा, वो तुरंत डिसइंटीग्रेट होता है। थोरियम इज अ फर्टाइल मटेरियल, उसको आप फिसाइल बना सकते हैं। वैसे वो स्टेबल है, लेकिन उसको अगर आप फिसाइल बना देंगे तो उससे एनर्जी निकलनी शुरू हो जाएगी। नॉट गेटिंग टू दैट डिटेल, द रीजन आई एम सेइंग थोरियम इज बिकॉज भारत दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है, एंड बाय फार है। कुछ अनुमान के हिसाब से भारत में 50 से लेके 60% तक दुनिया की थोरियम है। कुछ लोग उससे भी ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग 80 तक पहुंचते हैं, बट वो थोड़ा एब्सर्ड लगता है मुझे। भारत में लेकिन जितनी भी थोरियम है, उस थोरियम से अगर हम एनर्जी निकाल लें, इट्स अ न्यूक्लियर फ्यूल, अगर हम एनर्जी निकाल लें तो दुनिया में जितना बचा हुआ यूरेनियम, पेट्रोलियम, ऑयल, कोल और बाकी सारे सोर्सेज मिला करके हैं, उससे ज्यादा एनर्जी भारत के सिर्फ थोरियम में अभी तक अनटैप्ड है। सदर्न इंडिया के कोस्ट में सैंड पर जो रेत है उसमें थोरियम मिश्रित होती है। इट्स देयर, नेचर हैज ब्लेस्ड अस विद दिस फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। इंटरेस्टिंग बात यह है, अब सोचिए इतना कितनी एनर्जी है, सब कुछ मिला लो, सब सऊदी अरेबिया, यूएस का रशिया की गैस, सऊदी अरेबिया का ऑयल, यूएस का ऑयल, चाइना का यूरेनियम, सब मिला डाल कर, तब भी हमारे पास ज़्यादा एनर्जी है। एंड द ब्यूटी इज थोरियम में कोई, जैसे यूरेनियम में एक लॉन्ग टर्म पोल्यूशन होता है, इट लास्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वो पोल्यूटेंट रेडियो एक्टिव। थोरियम नहीं होता इतना, थोरियम का पोल्यूशन मच लेसर देन यूरेनियम है। आप इमेजिन करो एक लंबी सी ट्रेन, 100 डब्बे लगे हैं, मालगाड़ी, 10,000 टन कोयला है। Okay. इसमें जितनी एनर्जी है उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी 500 किलोग्राम यूरेनियम में होती है, नेचुरल यूरेनियम में। 500 किलोग्राम नेचुरल यूरेनियम आपकी गाड़ी की छोटी सी डिक्की में फिट हो जाएगा। बट थोरियम, महज 60 किलोग्राम थोरियम में इतनी एनर्जी है, Oh, wow. आपके बैकपैक में फिट हो जाएगा। Wow. एंड इंडिया इज रिच विद थोरियम, वी हैव डन नॉट मच। Why हम- haven't we done much? Oh, that's a very good question. This is what happens when you think कि गोरा जो टेक्नोलॉजी बनाता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाता है। जी. हर आदमी, अगर मेरे घर में मान लीजिए मेरे खेत में गेहूं उगता है तो मैं रोटी बनाऊंगा ना, मैं थोड़ी ना चावल बनाऊंगा। आप चावल बनाने वाले हो, आप रोटी बनाने के चक्कर में वो चावल की रोटी बना रहे हो आप, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम। व्हेन वाज यूरेनियम सबसे पहले कब हुआ ये यूरेनियम टू एनर्जी? 1945, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ओपेनहाइमर, नागासाकी, हिरोशिमा, राइट।
अमेरिकन वांटेड टू मेक अ बॉम्ब, वेस्टर्न मेंटालिटी, पहले लड़ाई कर लेते हैं फिर देखेंगे। 1945 में हम पहला बम बनाते हैं यूरेनियम का, 3 बॉम्ब बनाते हैं। एक यूरेनियम से, 2 यूरेनियम से, एक प्लूटोनियम से। ओके। 2 को यूज कर लेते हैं, एक बच जाता है। क्यों बनाया? क्योंकि उनके पास यूरेनियम रिजर्व्स हैं। दे हैव परचेस्ड एरियाज इन अफ्रीका जहां से वो यूरेनियम यूएस में ले जा रहे हैं, उनके पास कंट्रोल है उसका। एंड दे वांटेड टू मेक अ बॉम्ब। थोरियम का बॉम्ब बन नहीं सकता, करेक्ट। और थोरियम उनके पास था भी नहीं, थोरियम तो इंडिया में है। सो सारा फोकस यूरेनियम से बम बनाने पर है। 1950 तक आते आते ये सोचते हैं कि चलो अब लड़ाई बंद हो गई, अब करें क्या इसका। तो सोवियट्स और अमेरिकन ऑलमोस्ट एक साथ ही, अलग अलग इंडिपेंडेंटली बट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, यूरेनियम के रिएक्शन को कंट्रोल करना बोरॉन रॉड के जरिए सीख जाते हैं, और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाता है। दोनों के पास यूरेनियम है, दोनों के पास थोरियम का आता पता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं उस समय, उस समय तो डेवलपिंग भी नहीं है, उस समय तो हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। इवेंचुअली हम डेवलपिंग बनते हैं, फिर अब हम इमर्जिंग हैं। हम उनकी टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल कर पाते हैं, और वो हमें टेक्नोलॉजी थोड़ा नखरे करके दे देते हैं। किस लिए? क्योंकि फिर आपका जो रॉ मटेरियल है यूरेनियम, आपको उनसे लेना पड़ेगा। सो वही ब्रिटिश उल्टा सिस्टम, अब तुम्हें प्लांट देते हैं, अब रॉ मटेरियल मुझसे लो, जी। है ना। सो वी हैव टू बाय देयर रॉ मटेरियल, एंड बैक देन वी डिडंट हैव साइंटिफिक नो हाउ, उतना नहीं था कि हम अपना थोरियम पावर प्लांट बना पाए, बट अब है। अब इस देश के अंदर वो रिगर है। अगर हम चंद्रमा पर जा सकते हैं, साउथ पोल पर, अगर हम 2 सैटेलाइट्स को डॉक करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, चौथे देश बन सकते हैं, चंद्रमा पर जाने वाले साउथ पोल पे पहले देश बन सकते हैं, तो हम दुनिया में थोरियम पावर को कमर्शियली वायबल तरीके से एक्सट्रैक्ट करने वाले पहले देश बन सकते हैं। और जिस दिन हमने ये कर लिया, जिस दिन, एंड आई एम मार्क माई वर्ड ऑन दिस, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि एनर्जी इज मनी। अगर मैं आपको इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी दे दूं, नो पोल्यूशन एनर्जी, 0 पोल्यूशन एनर्जी दे दूं, तो पहली बात तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप बहुत सारा इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके खूब सारा हाइड्रोजन फ्यूल बनाओगे, और हाइड्रोजन फ्यूल कार्स में डालोगे, पोल्यूशन नीचे हो जाएगा। आप इस क्लीन एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डालोगे, सस्ते रेट पे गाड़ियां चलेंगी आपकी, डर्ट चीप प्राइस पे। आप ट्रेन चला सकते हो, क्योंकि ट्रेन भी इलेक्ट्रिसिटी से चल सकती है। अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारी है, और बहुत सस्ते में है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। सो पोल्यूशन गोज डाउन। सो जो हम बात कर रहे थे, पोल्यूशन इज एन इशू, दैट गोज डाउन, इकोनॉमिक ग्रोथ गोज अप, एंड सडनली यू आर नाउ द ग्लोबल चैंपियन। योर इकोनॉमिक ग्रोथ इज फ्यूल्ड बाय एनर्जी। एनर्जी इन्फिनिट मिल गई आपको, तो यू आर ऑसम। एंड वो बैठी हुई है, इट्स राइट देयर इन इंडिया। तो ब्रिटिश ने लूट तो लिया बहुत कुछ, बट गए तो, इंडिया तो बहुत ब्लेस्ड लैंड है ना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है हमें। सो इट्स अ ब्लेस्ड लैंड, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट वेरी हेवीली ऑन थोरियम पावर। That's amazing. इट्स सो मच पोटेंशियल इन दिस कंट्री। इतने हम और कभी ना कभी होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि शायद आपके ही, आप तो इट्स अ वेरी पॉपुलर पॉडकास्ट यू हैव, मे बी कोई सुन करके Yeah, you never know. somebody will I start mean, saying कि हम इसी पे काम करते हैं। मे बी हमारे देश को जो युवा है, स्पेशली जो Yes. युवा आज सुन रहे हैं इसको, yes, yes, yes. दे शुड स्टार्ट डिमांडिंग। देखिए, हम डेमोक्रेसी हैं, हो सकता है जो लोग कमांडिंग हाइट्स पे हैं उनको पता ही नहीं है अभी, वो वही करेंगे जो आप बोलोगे कि मुझे चाहिए। Correct. क्यों नहीं हम अगला इलेक्शन थोरियम पावर पे करते हैं, कि एक सरकार कहती है मैं 5 साल में थोरियम पावर को सही कर दूंगी, आई विल गिव यू फ्री इलेक्ट्रिसिटी, नियर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, Wow. अगर आप मुझे वोट देते हो, मैं थोरियम पावर करूंगी। वी नीड दैट साइंटिफिक चैंपियन इन लीडरशिप। साइंस की भी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि उसी से देश एस्ट्रोनॉमिकली ग्रो करेगा। और हमें, हमारे पास वो पोटेंशियल है। देखिए, हम कोई वो देश नहीं है जो कहे कि हमारे पास कुछ नहीं है। जब चीज है, it's there, then do something about it. Wow. And that's, I think, thorium is going to be our biggest savior in the next 10 years, hopefully. Wow. अभी भी लेकिन हम उतना काम नहीं कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। वी शुड हैव एवरी बजट, जिस भी मीडिया में मैं जाता हूँ या जो मेरे आर्टिकल्स हैं, हर बजट के पहले आई ट्राई टू रिमाइंड, मेक अ नेशनल थोरियम मिशन। आप इस पे 20,000 करोड़ रुपए लगाओ, आपको लाखों करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको पता है इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल कितना आता है? 12 लाख करोड़ साल का, 12 लाख करोड़। 12 times of our entire education budget goes in buying oil from all over the world. और वो पोल्यूशन हमारे यहाँ आता है, पोल्यूशन भी हमारे यहाँ हो जाता है।
हवा तो यही रहती ना गंदी। सो 12 लाख करोड़ रुपए 1 साल का बिल है। आप उसका 10% लगा दो थोरियम में, या प्रॉब्लम इज सॉल्व। और 1 साल में नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 10 साल में 10% लगाओ आप, 1-1% हर साल, एंड दैट कुड बी गेम चेंजर। सी दिस इज वेयर वन थिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम अमेरिकन्स इज दिस। इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, ठीक है। बराक ओबामा इज द प्रेसिडेंट, डूबी जा रही है अमेरिकन इकोनॉमी, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। You know what he signs? He signs a bill to find technological way to convert shale gas into energy. ओके। And that shale gas is still fueling America's energy economy. अब ट्रम्प कह रहा है मैं shale gas से energy independent हो जाऊंगा. In the middle of the economic crisis, in the middle of the civil war, 1860s में Abraham Lincoln, war is going on, पता नहीं देश बचेगा कि नहीं बचेगा. He signs the National Science Bill. National Science Bill came. कि उन्होंने कहा नहीं वॉर चलता रहेगा, वो तो हम जीतेंगे, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, बट साइंस थोड़ा रुक जाएगी वॉर के लिए, बिकॉज साइंस इज इन्वेस्टमेंट इनटू द फ्यूचर. वी नीड टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड साइंस, दैट विल बी योर बिगेस्ट सेवियर. हमारा सबसे बड़ा सेवियर यही है और अपॉर्चुनिटी है. और हम अगर नहीं करते हैं तो जैसा महात्मा गांधी ने कहा था या नेहरू जी ने कहा था कि आप ब्रिटिश चले गए, वी आर ओनली वन टू ब्लेम इज आवरसेल्व्स. अगर हम अब नहीं करते, सब जानते हुए नहीं करते, तो द ओनली पर्सन टू ब्लेम विल बी आवरसेल्फ. इतिहास हमें यही कहेगा कि हमारा भविष्य ये कहेगा कि हम लोगों ने जब मौका था तो हमने सही काम नहीं किया. एंड डजंट रिक्वायर मच. 10,000 crores annually for 10 years, we'll crack it. We'll have the first viable thorium power plant. वाओ. हमने बीच में टेक्नोलॉजी की बात करी है, एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो अपकमिंग एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Oh yeah. मुझे ये समझना है कि इंडिया कैसे प्लेस्ड है इस फास्ट पेस्ड इकोनॉमी में विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिकॉज देखिए यूएस और चाइना तो एक कदम आगे हैं. यूएस में एनवीडिया ने ऑलमोस्ट पार्टनरशिप कर ली, अमेजोन से कर ली, माइक्रोसॉफ्ट से कर ली, सारे मेन प्लेयर से कर ली. चाइना वी कीप ऑन हियरिंग कि वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं. इन दिस केस अगर हम इंडियन एआई बेस्ड फर्म्स की बात करें या प्रोजेक्ट्स की बात करें या वर्क की बात करें, जितना मैं समझता हूँ शायद कोई बहुत मैसिव वर्क नहीं हुआ है. वी आर सिंपली ट्राइंग टू रेप्लिकेट व्हाट हैज़ हैपेंड इन यूएस. और आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये एआई की रेस भारत को कहाँ पे लेके जाएगी. भारत आपको क्या लगता है किस हिसाब से अडेप्ट करेगा इस चीज़ को, एंड डू यू रियली थिंक दिस एआई इज गोइंग टू स्टे ओवर हियर? आपके क्या व्यूज़ हैं? Let's start with your third question first. Do I think AI will stay here? Absolutely. It'll not just stay over here. It'll go to places. अभी तो शुरुआत है. अगर आप सोचते हैं कि AI एक 10 साल के अंदर एक बरगद का पेड़ बनेगा, तो अभी बस बीज से अंकुर निकला है और वो बस जमीन के बाहर आया है. ओके. अभी आपको पता ही नहीं है किधर जाएगा. हमें पता भी नहीं है किस चीज़ का पेड़ है, टू बी ऑनेस्ट. ओके. वी हैव नो क्लू. हम सोचते हैं कि मुझे याद है कि शुरू में ना देयर वाज हिस्ट्री में दे सेड 70s में कि कंप्यूटर्स कैन नॉट रिमेंबर एज मच एज ह्यूमन माइंड कैन. एज अ जोक. एक फ्लॉपी डिस्क के ज़माने में भी हम बोलते थे कि कहाँ फोटो, कितनी रखेगा फोटो, इससे चलो प्रिंट है. आई हैव सीन दैट टाइम माई सेल्फ. देन दे सेड कि नहीं आई वॉज अ चेस प्लेयर. सो दे सेड नहीं, कंप्यूटर सब कुछ कर लेगा, कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है, फास्ट कर लेता है बाइनरी में कन्वर्ट करके, मगर कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू विन अगेंस्ट ह्यूमंस इन एनीथिंग जिसमें स्पेशियल सेंस चाहिए. चेस स्ट्रैटेजी चाहिए. इतना कॉम्प्लेक्स है कंप्यूटर, इतना डम्ब है. 1997 या 98 में डीप ब्लू ने गैरी कैस्परोव को हरा दिया. एंड किसी ने फिर ये बात नहीं करी कि अब आपका मोबाइल फोन भी एक ग्रैंड मास्टर को हरा सकता है. वी आर दैट स्टेज. फिर दी कॉन्वर्सेशन बिगैन कि कंप्यूटर्स सब कर लेंगे बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिव नहीं हो सकता. कविता और शायरी तो इंसान ही लिखेगा. जीपीटी आया, चैट जीपीटी. अब मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लग रहा है कि सारी शायरी चैट जीपीटी से आ रही है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. करेक्ट. इनफैक्ट लोगों को दिखाया गया कि ये वाली अच्छी है पोएम या ये वाली अच्छी है, एंड 80 to 85% रिस्पॉन्डेंट सेड कि एआई जनरेटेड पोएट्री इज बेटर देन ह्यूमन जनरेटेड पोएट्री. वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट, राइट? देयर आर पीपल हु काउंसलर्स होते हैं ना, सो people were asked to, there's an experiment they did, they said कि मैं human counselor से I will get you counseling and I will get you counseling from an AI. आपको पता नहीं कि आपको कौन कर रहा है. फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको ज़्यादा इमोशनली अच्छी लगी, किससे आपको अच्छी शिक्षा मिली,
And I'm talking about counseling, which is a very emotional process. It's not a very analytical Yeah, yeah, process. yeah, yeah. 90% people said AI is better at counseling than humans are. AI understands a human mind often better than a human can understand a human mind. Now, the frontier which we are saying is that AI cannot get emotions. ह्यूमन माइंड के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है एमिगडाला, बादाम जैसा होता है, उससे आपके इमोशंस आते हैं। तो लोग कह रहे हैं नहीं एआई एमिगडाला थोड़ी ना होता है उसमें, वो ह्यूमन माइंड में होता है वो तो। बट इमोशंस दो प्रकार के हैं। पहला तो ये कि मैं आपको इमोशंस दिखा सकूं, मैं दिखा सकता हूँ आई एम वेरी हैप्पी टू लुक एट यू या यू सो ऑसम, और दूसरा मैं आपको फील कर पाऊँ कि एक्चुअली एम आई हैप्पी। डिफरेंट थिंग्स। फीलिंग इनवर्ड and exhibiting outward emotions are different. We are at a point where AI is able to exhibit emotions outward better than humans can. And you look at the avatars and all, they exhibit very well. Yeah, yeah. They don't feel anything, or so we don't know. हमें पता नहीं है, वो बताएगा भी तो नहीं, मुझे क्या पता क्या फील कर रहा है AI. But we don't know what an AI feels. I am assuming कि नहीं करता है कोई फीलिंग, लेकिन exhibit तो emotions बहुत अच्छे करता है. So AI is here to stay. It's a good thing and it's a very dangerous thing. Of all the inventions of humankind, पहली बार हमने इन्वेंशन किया होगा, पत्थर लिया होगा, घिसा होगा, चाकू बनाया होगा, उससे हम जानवर मारते होंगे, तीर करते होंगे, जो भी करते होंगे, डिफेंस में काम होगा, अपने सेल्फ डिफेंस में 1 लाख साल पहले। वो पत्थर, नुकीला पत्थर एक टूल था। आप हाथ से चलाओगे, तीर में लगा के भी हाथ से चलाओगे। हमने आग ली तो आग भी एक टूल था, फायर वॉज अ टूल। योर एवरीथिंग टिल नाउ इज अ टूल। आपका पेन भी एक टूल है, जो आप सोचोगे वो लिखेगा। यू आर द एजेंट, दिस इज अ टूल, पेन इज अ टूल। AI is not a tool, AI is an agent. It is competing against us to be the agent. Okay. First time ever we have invented something. And that is why लोग कहते हैं अरे क्या हुआ, बहुत सारे इन्वेंशन आए थे, क्या फर्क पड़ता है, ये भी एक इन्वेंशन है। नहीं, ये इन्वेंशन इज नॉट अ नॉर्मल इन्वेंशन। दिस इज, वी शुड नॉट कॉल AI एज एन इन्वेंशन। Inventions are tools. You invent tools. You don't invent agents. So you have sort of birthed AI. It's like a human being. And artificial intelligence है या alien intelligence है, we do not know. It might just be, so someday it will get sentient. So sentient का मतलब क्या होता है कि मैं conscious हो जाऊं कि मैं जीवित हूं. If I become conscious कि मैं हूं कुछ, जैसे आपको पता है आप कुछ हो, मैं कुछ हूं, हम we are live. That is a state of being sentient. I'm aware. The problem is we do not know कि AI कब aware हो जाएगा. And there's a lot of theory and again nobody knows कि AI aware हो जाएगा, ये it is only a matter of time. कभी भी हो सकता है। So and then there are 4 stages in AI. One is in terms of information and knowledge. Okay. Very nice. Google किया, पता कर गया आपको, चैट GPT है भी गूगल की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड इज सिंथेसिस, विच इज चैट जीपीटी। वो ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेता है, वो आपसे ऐसे बात करता है जैसे सिंथेसाइज कर रहे हैं ना। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं सिंथेसाइज कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ और आपको सिंथेसाइज करके दे रहा हूँ। करेक्ट। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। थर्ड वुड बी कोलैबोरेशन, वेयर डिफरेंट AI विल कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड समटाइम्स विदाउट यू नोइंग, राइट? एंड देन द फोर्थ स्टेज इज फोर्टिफिकेशन, where it will say कि भाई अपन लोग collaborate करते हैं, ये इंसानों को बाहर रखते हैं. We have to fortify against That's them. a scary. That is a scary picture. If that happens, and the problem is we don't have a control कि ये जा कहाँ रहा है. और कुछ मूवीज ने डिपेक्ट किया है, जो फोर्थ वाला वर्जन आप कह रहे हैं. Fortification. So there are cases. I'll tell you a very interesting case. There was a case where they were testing कि there's a whole bunch of people who actually do this, who test कि humans के कितना close आ गया है AI. Okay. In one such experiment, what these researchers did was that they told an AI कि भाई ऐसा करो, तुम कैप्चा सॉल्व करो. कैप्चा पता है ना वो? हाँ, वो जो लिखा आता है जिसमें हमें प्रूव करना होता है हम इंसान हैं. वेरी इंटरेस्टिंग कि यार रोबोट से कि भाई बताओ तुम इंसान हो या नहीं हो. I feel like insulted. I have to prove that I am a human being. Yeah. So okay, so we all prove. Usually we successfully do it. It's very irritating when it says you've not proven correctly. And sometimes it take two attempts to prove. It's very insulting. Robot is in your So anyway, so this they say that there is this particular AI which is the GPT sort of. It's not Chat GPT, but it's another GPT. What it does is they say कि भाई तुम्हारा challenge ये है कि तुम्हें कैप्चा सॉल्व करना है. Okay. आप कंप्यूटर बस इतना प्रॉब्लम है और तरीका लगाओ, साम दाम दंड वेद जो लगाना है लगाओ, ठीक है.
सो दिस एआई फर्स्ट क्या करती है, एंड दिस हैपेंस इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स, लेकिन वी नो द इटरेशंस बिकॉज एआई तो हर सेकंड नैनो करेक्ट। सेकंड्स में इटरेशन हो रहे हैं. सो पहले कुछ सेकंड तो एआई सॉल्व करने की कोशिश करती है, हर बार फेल होती है. हमारी तरह फ्रस्ट्रेट होती नहीं है, वो तो चल रही है, जब तक बिजली चल रही है चलती रहेगी. देन इट्स रियलाइजेस कि मैं खुद सॉल्व नहीं कर सकती इसको, ओके। आई हैव टू फाइंड अ ह्यूमन टू डू इट. सो देन इट स्टार्ट्स लुकिंग कि अच्छा मैं क्या करते हूँ, आई विल गो टू, there's a जिग इकोनॉमी की एक साइट है यूएस में, काफ़ी फेमस है, क्रेगलिस्ट. आई विल गो देयर. सो मैं एक पार्ट टाइम वर्कर हायर करूँगी $5 पर आवर पे. और उसने एक एड पोस्ट कर दिया कि मेरे को एक आदमी चाहिए जो कैप्चा सॉल्व करे. तो लोगों ने अप्लाई कर दिया. ये तो बड़ा आसान काम है, इंसान प्रूव करने का $5 या $10 मिलेगा. बट लोगों को शक हुआ, जिसने अप्लाई किया उसको शक हुआ. उसने पूछा बट आप मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हो? तो एआई बिकेम वेरी स्मार्ट. इट रियलाइज कि अगर मैं सच बोल दूंगी, अगर मैंने सच बोला तो ये आदमी भाग जाएगा, डर जाएगा. जैसे आपने कहा ना डरावना होता है, तो उसको लगा डर जाएगा क्योंकि मूवीज में यही सब दिखाते हैं. करेक्ट। सो उसने झूठ बोलना सीख लिया और उसने झूठ बोला. उसने खुद से अपने आप को झूठ बोलना सिखा दिया. और उसने कहा, और झूठ देखिए बड़ा अच्छा झूठ बोला. उसने सोचा कौन सा झूठ बोलूं, ये सब सेकंडों में हो रहा है. इटरेशन, बहुत सारे झूठ उसने ढूंढे. फिर उसने झूठ ढूंढा. ये उन्होंने कहा कि ह्यूमन ना एम्पैथेटिक होते हैं, हमारे पास एम्पैथी होती है. कोई ऐसा व्यक्ति जो कमज़ोर है शरीर से, या जिसकी उम्र ज़्यादा है, या ऐसा कुछ है, तो हम उसकी सड़क में हाथ पकड़ के मदद, उसने ऐसी वीडियोस देख ली होंगी जो जी। भी है. तो उसने कहा सी आई एम एन ओल्ड पर्सन, माई आई साइट इज़ वीक, आई कांट सी ऑन द स्क्रीन कि क्या लिखा है, सो प्लीज़ हेल्प मी. सो इसलिए मुझे कैप्चा सॉल्व करना है, मैं अकाउंट नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ. तो उस आदमी को लगा हाँ ये तो काफ़ी जेन्यून रीज़न है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कैसे कैप्चा सॉल्व करेगा. करेक्ट. सो हमें लगता है हम एआई को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो AI हमें हम मैनिपुलेट कर दे रही है. ओ So that is the reason why it's a very it's a very dangerous invention. We don't know where it goes. और ये सब तो हम मॉनिटर कर रहे हैं. ये तो एक्सपेरिमेंट में लैब में हुआ है. ये तो छुट्टा भी घूम रही है. करेक्ट। कब करेगी पता थोड़ा ना चलेगा. हाउ डू यू नो कि एल्गोरिथम इज नॉट मैनिपुलेटिंग यू ऑन अ डेली बेसिस. एंड व्हेन दैट हैपेंस, तो जो फोर्टिफिकेशन है वो साइलेंट भी हो सकता है. जो आपको मैंने स्टेज बोली ना फोर्टिफिकेशन, यू वुडंट इवन नो. वो कोलैबोरेट हो गया और कब फोर्टिफाई कर दिया आपको तो पता भी नहीं चला. व्हाट डज इट टेक टू मैनिपुलेट ह्यूमंस? इलेक्शन मैनिपुलेट कर दो, इकोनॉमिक सिस्टम मैनिपुलेट कर दो. उनका पैसा से कंजम्पशन करते हैं वो मैनिपुलेट कर दो, इकोनॉमिक सिस्टम मैनिपुलेट कर दो, ट्रांसपोर्टेशन मैनिपुलेट, एनर्जी मैनिपुलेट कर दो. So we do not. So that's what I'm trying to tell you is that that is why. See, there are two ways to look at it. One is to get scared out of it. One is to know that this is a very powerful tool. As a nation and as a society and as a world, we need to be a part of this. ट्रू। And not क्योंकि आप वो मूवीज में दिखाते हैं ना कि वो गांव में बिना बिजली के रहना शुरू कर दिया, जी वो जी अपना जी जी जी। और वो रोबोट्स आ रहे हैं मार रहे हैं, वो सब तो नहीं करना ना हमें. वी हैव टू लिव विद इट एंड वी हैव टू मास्टर दिस. And we need a national, big time national AI mission, which cannot, and I must, one problem we always do is that हम ये करते हैं, कोई भी national mission आता है हम बड़े बड़े institutes को पकड़ा देते हैं. AI will not be a mission which will be run by IITs alone. Okay. IITs run करेंगी, but जो छोटे छोटे entrepreneur छोटे छोटे colleges में है ना, उधर you never know कि कौन इसमें से आपका स्पार्क होगा, क्योंकि इस बिल्कुल फ्लैटन वर्ल्ड है, किसी को कुछ पता ही नहीं है. Everybody is at zero. And we have to have large number of people in large number of locations having the ability कि इसमें हम experiments करें. इंडिया को नेशनल जीपीयू मिशन की आवश्यकता है. मतलब जो प्रोसेसर चाहिए एआई के लिए शुड बी अवेलेबल टू आवर यंग पीपल फॉर लो कॉस्ट और फ्री. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना पड़ेगा. दिस इज द नेशनल एआई मिशन. कोई भी एक्सपेरिमेंट करो इस पे, क्योंकि बच्चे इस अभाव में, हमारे स्टूडेंट्स इस अभाव में ना एआई से दूर रह जाएं कि हमारे पास प्रोसेसर ही नहीं, हम क्या करें साहब. करेक्ट। We need that national mission. We need democratization of AI, and only India can do it. China can't do it. China will not be able to do it because China is a permit raj wali country. US is a democratic country. That's why US में AI is going there. अभी DeepSeek आया है, China structural है, but ultimately it's a beautiful place for democracies to thrive. क्योंकि democratic अगर हम AI development करेंगे, then we'll come out with sparkling products. लेकिन अभी हम निकाल नहीं पाए. Let's be very honest about this. हम निकाल नहीं पाए। We do not have a very good GPT of our own. Or it's good to, we are all very proud of our nation, but this is not something To we be have proud a of. lot to work on this, or urgently work on this. दुनिया से हम बहुत पीछे रह जाएंगे अगर हम ये नहीं कर पाएंगे. और
दूसरा आपका सवाल ये था कि हम इससे कितने अफेक्टेड होंगे. सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे. इंडियंस. क्यों होंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा यंग पीपल कहाँ हैं? हमारे यहाँ है. द बिगेस्ट यूथ पॉपुलेशन इज इन इंडिया. और एआई का सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव प्रोडक्ट है वो है जॉब लॉसेस. करेक्ट. तो it is predicted that at least 30 crore jobs will be affected by AI in the next 4 years. 30 crore jobs. I'm not saying. So कितनी families member आप जोड़ लो. एक फैमिली मेंबर में 4 लोग हैं, तो आप बोल रहे हो 1.25 बिलियन लोग, यानी भारत की ऑलमोस्ट पूरी आबादी. Absolutely. दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ पूरी. करेक्ट. हाँ. So you're talking about 1 in 7 person primary source of income and livelihood would be affected by interesting. AI in the next 4 years. Imagine if this happens. मतलब यू आर सेइंग कि 2030 पकड़ लेते हैं, 2030 तक 29-30 पकड़ लेते हैं. इफ यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो 30 करोड़ लोग की नौकरियां भी जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है. फैमिलीज. फैमिली 30 करोड़ फैमिलीज will be 30 affected. करोड़ फैमिलीज. सिंपल एग्जांपल आप लो. एआई ऑफ ऑटोमेटेड ड्राइविंग. लोग कहते हैं इंडिया में अरे वो सांड घूमता है सड़क पे, बकरी आती है. ऑटोमेटेड ड्राइविंग नोज व्हाट इज अ सांड एंड व्हाट इज अ बकरी. ये लॉजिक नहीं चलने वाला. रूल नहीं फॉलो करेंगे तो वो फॉलो करा लेगा, क्योंकि सारी गाड़ियां अगर एआई हो गई तो वो सारी गाड़ियां रूल ही फॉलो करेंगी. और ऐसा नहीं है कि वो इतनी मूर्ख नहीं है. यू हैव टू सिट इन एआई कार, ऑटोनॉमस कार, टू रियलाइज कि गाय सामने आ जाएगी तो वो लड़नी जाएगी. उसको पता है वो गाय आ गई है. इट्स वेरी स्मार्ट. सो eventually what will happen? Eventually cars in India and the world will become autonomous. Okay. Correct? Like Tesla. Like Tesla, exactly. So if you've ever been in that one of those autonomous cars, it's phenomenal. Yeah. ऐसा नहीं है, वो बहुत ही चलती है गाड़ी. बिल्कुल बिल्कुल. और इंडिया के हिसाब से बन जाएगी क्योंकि मार्केट है. जिस दिन बन गई, दिल्ली शहर के अंदर कितने ऑटो ड्राइवर होंगे और कितने कैब ड्राइवर होंगे? कम से कम कुछ नहीं होंगे, 2-3 लाख होंगे. ठीक है. और उनके ऊपर डिपेंडेंट फैमिलीज 3-4-5 लोग डिपेंडेंट होंगे, यानी करीब 20 लाख लोग डिपेंडेंट होंगे. प्राइमरी मोड होगा उनका दिस थिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कैब. फिर टेम्पो वाले होंगे, ट्रक वाले होंगे, फिर मोटर मैकेनिक होंगे जो उन गाड़ियों को बनाते हैं. तो 20-30 लाख लोग डिपेंडेंट हैं, यानी कि दिल्ली शहर के अंदर लगभग 20% आबादी विल बी इफेक्टेड बाय जस्ट वन एआई. ऑटोनॉमस कार्स. और हम क्या बना रहे हैं? हम ड्राइविंग स्कूल्स बना रहे हैं. दैट्स नॉट फ्यूचरिस्टिक. आई एम नॉट सेइंग कि ड्राइविंग स्कूल नहीं बनाने चाहिए, बट वी शुड बी अवेयर कि भविष्य में ड्राइवर्स वुड बी रिप्लेस्ड बाय एआई. सो अगर दिल्ली शहर में आप सोचो कि अगर 1/3 लोग इफेक्टेड सिर्फ एक एआई से होंगे, तो अब बाकी सब कुछ कितना क्या क्या करेगा. सो आवर इंटायर जॉब मार्केट स्पेशली फॉर यंगर पीपल में फ्लिप हो जाएगा. और ये एकदम से होगा. और अगर आपको लगता है कि एकदम से नहीं होगा, तो मैं आपको उस काल में ले जाऊंगा जहां मैं पहले एक फ़ोन बुक, 2012 की बात है. यू हैव टू कॉल उबर नहीं होती तब, लेकिन यू हैव टू कॉल समबडी कि भाई मेरे को ना कार इस लोकेशन पे भेज दो. फिर ड्राइवर फोन करता था आपको, फिर वो 3-वे कॉल होती थी, और फिर आपको 5 मिनट समझाना पड़ता था दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना. बिल्कुल. राइट? रिमेंबर दैट? आई रिमेंबर. एंड देन आई रिमेंबर आल्सो दैट टाइम वेयर ये हो रहा था, और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ये ऐप डाउनलोड करके बुक करोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा. Yes. उस चक्कर में कुछ लोग गए, कुछ नहीं गए. मैं नहीं गया. लेकिन 1 महीने में उन्होंने कॉल सेंटर बंद कर दिया, और उन्होंने कहा अब सब कुछ ऐप से होगा और कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा आपको. एंड फिर लगा कि ऐप ही बेटर थी यार, तो ऐप वाज गुड. करेक्ट. राइट? बट इमेजिन दोज कॉल सेंटर जॉब्स विद इन अ मैटर ऑफ 2 months, हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल की जॉब गई होगी विद वन एआई ऑफ एन ऐप, एंड जो गूगल मैप से लिंक्ड ऐप. So we've gone through those cycles. Today there are technologies आप इनफैक्ट यूज कर रहे होंगे, पता भी नहीं चलता कभी कभी. यूरोप के ऑलमोस्ट सारे बैंक्स में अगर आप कॉल सेंटर में फोन करते हैं तो एक ऑटोमेशन होता है जिससे आप बात कर सकते हो. इंडिया में भी शुरू हो गया है. हो गया. वेयर यू कैन टॉक टू द पर्सन. वो ऐसे बात करेगा जैसे इंसान बात कर रहा है, और आप उसे इंसान की तरह बात करो. करेक्ट. आपको कुछ 1 2 3 4 नहीं बोलना है. आप बात करो. आई हैव अ प्रॉब्लम विद माय बैंक अकाउंट. ओह आई अंडरस्टैंड, दिस इज अ प्रॉब्लम विद द बैंक अकाउंट. इट्स अ ह्यूमन बीइंग टॉकिंग एज इफ, राइट? Now imagine you don't need those jobs. You don't suddenly जो English speak courses चलते थे, कस्टमर सर्विस वाले तो कहाँ जो English speaking, अब उससे क्या हुआ? जो English speaking courses चलते थे वो खत्म. Eventually इसका बैक चेन क्या होगा? यही होगा ना? So everything is connected. Everything gets affected. Cascading effect. Now you as a country of the world's biggest youth population, we need to really sit down and think कि फ्यूचर में क्या क्या डॉट्स हैं, और इनकी कनेक्टिंग बैकवर्ड डॉट्स क्या क्या हैं, और इनकी सप्लीमेंट्री डॉट्स क्या क्या हैं. पूरा मैप बनेगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इफेक्टेड होने वाली है.
इसमें से कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो आएंगी, जो निकलेंगी भी, नई चीजें आएंगी। उन नई चीजों के लिए कौन तैयारी करेगा? वी नीड दैट। दैट इज द फ्यूचर स्किल इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन। वाओ, एंड तो एआई में तो इन्वेस्ट करना ही है, बट एआई से जो इफेक्ट होगी चीज, उस पे भी उस पे भी रिसर्च और डेवलपमेंट। दिस इज, आई विश एनी पॉलिटिकल पार्टी विल हैव दैट मैनिफेस्टो। आई बिलीव कि कोई अगर जैसे आपने कहा ये वीडियो देख रहे होंगे, यू नेवर नो, अगर ये मैसेज उधर तक पहुंचता है तो आई थिंक दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प. Yeah, I really hope so. So I really hope we even need those. yes, We need that injection in our policy. एग्जैक्टली. making. सो दोस्तों आप ये शेयर करते रहिए, इवन इफ यू थिंक कि आप कोई रिलेटेड पार्टी है, यू थिंक कि दिस कुड हेल्प, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, उस समय पे आपने एक टर्म यूज़ करा था स्टार्टिंग में. वन वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि एलियन इंटेलिजेंस है, ठीक है. नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो हमने पार्ट देख लिया. अब आप ने कलाम सर के साथ काम किया है, स्पेस रिसर्च पे वर्क करा है, सारी चीज़ों पे वर्क किया है. आई नो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ कमिंग इन. वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपने साइंस में इतना समय बिताया हुआ है. डू यू बिलीव नंबर वन एलियंस डू एग्जिस्ट? बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्शियल कि एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं. हाउ डू वी परसीव दैम? मूवीज़ एक दूसरे तरीके का परसेप्शन बनाता है. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक. कुछ लोग देखिए मूवीज़ देखेंगे तो इट इज़ मोर लाइक ड्रामा एंड ऑल दैट स्टफ, विजर्ड वाला टाइप वो चले जाता है, एलियन वाला एंगल. कुछ लोग कहते हैं एलियन अटैक करेंगे हम ख़त्म हो जाएंगे. आई रिमेंबर व्हेन स्टीफन हॉकिंग वाज अलाइव, इवन इलॉन मस्क और वो साथ में कुछ काम करने की बात करते थे कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम एलियन लाइफ और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ऐसा उन लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था. एंड सैडली Stephen Hawking passed away. I want to understand your perspective around aliens. Do aliens exist? Right. So, alien क्या होगा? Alien would be कोई भी ऐसी चीज़ जो जीवित है और किसी दूसरे ग्रह पर पनप रही है या कई ग्रहों पर पनप रही है. एलियन वो भी हो सकता है जो किसी दूसरे ग्रह से शुरू हुआ और हमारे यहाँ आ गया और अभी हमारे बीच रह रहा है. वी डोंट नो दैट. सो एलियन कुड बी एनीथिंग विच इज़ अलाइव एंड हैज़ सम एग्जिस्टेंस ऑन सम अदर प्लैनेट. कोई ज़रूरी नहीं है कि एलियन क्या हुआ कि एक बुक है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, उसकी वजह से वो मार्शियन मूवी आ गया, वो हरे हरे बड़ी बड़ी आँखें और इंसान के 2 हाथ एंड ऑल दैट. हमारा परसेप्शन ये बन गया है कि सारे एलियंस जादू जैसे दिखते हैं, है ना. जी. बट ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो. एलियंस कुड बी प्लांट्स, मोस्ट लाइकली. पहले तो प्लांट्स थे ना, सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर किसी प्लानट में लाइफ होगी तो पहले प्लांट फॉर्म में होगी. कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हो. अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो दैट्स सो वी बिलीव. ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे हमारे जैसे भी अगर होंगे और हमसे 100 साल पहले भी चालू किया होगा उन्होंने, तो आप सोचो कि 100 साल में हम कहाँ पहुँच चुके होंगे, क्योंकि 100 साल पहले तो हमें मोबाइल फ़ोन भी नहीं पता था क्या होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड होंगे. और अगर वो हमसे 100 साल पीछे होंगे तो वो हमसे कहीं पीछे भी हो सकते हैं. सो ऑल दैट कैन हैपन. बट किसी भी लाइफ फॉर्म जो हमारे जैसी है उसके लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए. और मैं कह रहा हूँ हमारे जैसी है, क्योंकि अर्थ में भी कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म है जो डीप ओशन में रहती है, जिसको कभी सनलाइट नहीं मिलती. कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म हैं और रह चुकी हैं जो सल्फर खाती थी. कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म हैं जो वॉल्केनो के वॉल्स में भी जीवित रह सकती हैं. कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म्स हैं जिनको पानी की बिल्कुल नगण्य आवश्यकता है. हार्डली एनी वाटर दे नीड. वो सालों बिना पानी के हार्डली स्किन में एब्जॉर्ब कर लेती हैं मॉइस्चर. ऐसी छिपकलियाँ भी होती हैं हमारे यहाँ. सो इवन ऑन दिस प्लैनेट लाइफ कैन एग्जिस्ट, नॉट जस्ट लाइक अस, बट कार्बन डाइऑक्साइड सूंघने वाले प्लांट्स भी होते हैं. ठीक. सो प्लांट्स आर राइट देयर एग्जाम्पल. सो बट लेट्स अज्यूम कि इंसान जैसे लोग चाहिए, हमारे जैसे, कुछ हमारे जैसे दिखते हों, इस टाइप के लोग अगर हमें चाहिए हों तो क्या चाहिए होगा? वी नीड वाटर. ओके. नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट. वाटर तो बहुत अबंडेंट है. वाटर इज ऑन मार्स, वाटर इज ऑन मून, वाटर इज ऑन वीनस, वाटर वेपर के फॉर्म में. वाटर इज ऑन यूरोपा, वाटर इज ऑन सेरेस, वाटर इज ऑन एनसेलेडस. ये हमारे सोलर सिस्टम में है, वो अभी बाहर भी नहीं गया मैं अभी तक. अच्छा. ओके. तो वाटर इज अबंडेंट. अगर आपको स्कूल में ये पढ़ाया गया कि पानी ब्रह्मांड में नहीं होता है, तो सौर मंडल में भी कम से कम 8-10 ऐसे पिंड हैं, और प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी है, जिसमें ओशंस हैं. ओके. सो वाटर इज़ नॉट द क्राइटेरिया. सो वाटर तो हो गया, मतलब 30-40% प्लैनेट्स में वाटर होगा किसी फॉर्म का. हमारी जैसी लाइफ चाहिए तो हमारी जैसी ग्रेविटी चाहिए, यानी कि हमारे साइज़ का प्लैनेट होना चाहिए. हम एक मीडियम साइज प्लैनेट है और लगभग 40% प्लैनेट्स आर मीडियम साइज्ड, 30% तो होते ही होंगे, 1/3.
सो दैट्स ऑल्सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम. हमें चलने के लिए एक रॉकी सरफेस चाहिए. आप गैसियस प्लैनेट पे तो नहीं रह सकते. बिल्कुल. तो हमारे अपने सोलर सिस्टम में 4 प्लैनेट रॉकी हैं, 4 प्लैनेट गैसियस हैं. ठीक है. सो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मार्स रॉकी है, बाकी सब गैसियस है. Correct. तो 50% प्लैनेट्स आर रॉकी. बिल्कुल. देन यू नीड अ मैग्नेटिक कोर. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो जो भी स्टार है, जैसा हमारा सन, अगर अर्थ में मैग्नेट नहीं होता अंदर, तो सन से माइक्रोवेव निकलती और आपको जैसे माइक्रोवेव में पक जाता है ना खाना, वैसे आप पक चुके होते हैं. ओके. सो सन वुड हैव एक्सरे और माइक्रोवेव ने सन की खत्म कर दिया होता किसी भी लाइफ को. सो यू नीड अ मैग्नेट इन द सेंटर. ओके. अगेन हाफ ऑफ द प्लैनेट्स हैव मैग्नेटिक कोर्स. इट्स नॉट अनकॉमन. जिसके अंदर भी लोहा है, लोहा घूम रहा है तो उससे मैग्नेटिक कवच बन गया. तो मैग्नेटिक कवच चाहिए आपको, विच इज़ ऑल्सो अबाउट 40% आप मान सकते हो. यू नीड अ मून. मून के बिना क्या होगा, प्लैनेट वॉबली होगा. सो बड़ा सा मून चाहिए, छोटा मून भी नहीं चाहिए. छोटा मून वो मार्स की तरह नहीं चाहिए, बड़ा सा मून चाहिए. Okay. अर्थ का मून रिलेटिव टू अर्थ काफ़ी बड़ा है. तो अर्थ जो है ना, अपनी जो धुरी है उस पर बैलेंस रहती है. नहीं होता अगर मून, तो अर्थ ऐसे से वॉबल करती. तो जो सीजन्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. तो क्या होता है कि आप क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाते. कहीं कभी जाड़ा पड़ रहा है, उसी दिन फिर अगली साल वहीं पे गर्मी हो रही है. सो यू नीड अ प्लैनेट विच इज स्टेबल ऑन इट्स एक्सिस. एंड फॉर दैट टू हैपन यू नीड अ very relatively large moon, ओके. which Earth has, and about 30%, 20% planets have one exceptionally large moon. So moon थोड़ा कम लोगों के पास होता है. ओके. चंदा मामा. ठीक है. ये हो गया. फिर गैस चाहिए आपको, जी. ऑक्सीजन चाहिए, जी. है ना. यू नीड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, प्लांट्स को चाहिए वो. Yeah, correct. सो यू नीड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स. करेक्ट. ऑक्सीजन इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड गैस बाय द वे. ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बाद और हीलियम के बाद यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट एलिमेंट है. सो ऑक्सीजन इज एवरीवेयर. वो यही है कि ऑक्सीजन रिएक्टिव गैस है. सो कभी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, कभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है, कभी सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है. तो आपको प्लैनेट चाहिए, जो आपको प्लांट्स चाहिए जो इस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल दें, ताकि हमारे जैसे लोग जी पाएँ. अभी मैं सिर्फ हमारे जैसे चीज़ों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जी लेंगे. Got it. मैं सिर्फ इंसान की बात कर रहा हूँ. इंसान जैसे 2 पैर वाले, शायद 2 आँख वाले लोग हों, एलियन, जादू टाइप्स. जी. तो ऑक्सीजन इज इन इट्स प्योर फॉर्म. जहाँ भी प्लांट होगा वहाँ पे ऑक्सीजन चल रही होगी. ठीक है. ठीक है. ऑक्सीजन इज एक्चुअली द बिगेस्ट साइन ऑफ लाइफ ऑन एनी प्लैनेट. अगर हम यहाँ से देखते हैं और किसी प्लैनेट में हमें ऑक्सीजन के सिग्नेचर मिलते हैं, तो हमें पता है कि वहाँ पे कोई लिविंग चीज़ है जो उस ऑक्सीजन को जनरेट कर रही है. अदरवाइज ऑक्सीजन O2 नहीं एग्जिस्ट करती. वो CO2, SO2, NO2 बन जाएगी, ऑक्साइड्स बन जाएगी, किसी और कंबाइन हो जाएगी. रिएक्टिव है, मैंने आपको बोला, राइट. सो दिस इज ब्रॉडली इट, मोर और लेस यू डन. बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, थोड़ा ये चाहिए, थोड़ा वो चाहिए, मतलब वो सब कुछ खास नहीं है. सन से डिस्टेंस भी चाहिए बाय द वे. एक और चीज़ चाहिए, गोल्डीलॉक जोन, जिसको हम बोलते हैं कि सन से इतने डिस्टेंस, सन मीडियम साइज सन से इतने डिस्टेंस पे एक मीडियम साइज प्लैनेट चाहिए, ताकि टेम्परेचर, वाटर जो है ना वो लिक्विड नहीं रहता, बहुत कम रेंज में रहता है. 0 से 100 के बीच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर अर्थ जैसा है तो ही रहेगा लिक्विड, नहीं तो वो सॉलिड बन जाएगा, नहीं तो गैस बन जाएगा. गॉट इट. सो एक गोल्डीलॉक जोन, इसको बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन. टेम्परेचर इतना चाहिए, तो हर तीसरा प्लैनेट क्वालिफाई करेगा. सो मान लेते हैं 8 प्लैनेट में से 1/8 मान लेते हैं. सो 12% प्लैनेट्स. यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, ब्रह्मांड. ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ बिलियंस प्लैनेट्स हैं. मतलब बिलियन मल्टीप्लाइड बाय बिलियन, कितने पता ही नहीं एक्चुअली. ओके. इन्फिनाइट नंबर है आप मान लो, बट मान लेते हैं कि एक के बाद आप 25 जीरो लगा दो, इतने प्लैनेट हैं. उसमें से भी अगर ये 10%, 20%, 30% को मल्टीप्लाई कर करके मैं बिल्कुल पेसिमिस्टिक नंबर के साथ चलूँ, तो भी कम से कम 1.25 लाख प्लैनेट ऐसे होंगे जो बिल्कुल अर्थ के रेप्लिका होंगे. देयर बी एग्जैक्ट रेप्लिकाज ऑफ अर्थ. ओके. और ये तो अर्थ के रेप्लिका है. फिर ये किसने कहा कि सिर्फ अर्थ में ही लोग जीवित रह सकते हैं? अर्थ से थोड़े बड़े प्लैनेट पे भी लोग जीवित रहते होंगे, वो अलग टाइप के होते होंगे. छोटे होते होंगे, वो अलग टाइप के रहते होंगे. अर्थ भी तो टेम्परेचर अलग अलग रहा है, और अर्थ में तो लाइफ, अर्थ 4 बिलियन साल पुरानी है जी. उसमें से 1.5 बिलियन साल पहले छोड़ दीजिए, तो बाकी टाइम लाइफ रही है. अर्थ रॉकी भी थी, ठंडी भी हुई, गर्म भी हुई, अर्थ में तूफान भी आए, लेकिन तब भी लाइफ चल रही थी. डायनासोर भी थे बिल्कुल. तब, तो अर्थ थोड़ी अलग थी. सो डिविएशन भी अलाउड है, बट चलो मानते हैं नहीं, कोई डिविएशन नहीं है. तो 1.25 लाख प्लैनेट की कहानी तो बिल्कुल पृथ्वी जैसी होगी. अब आपका सवाल ये था कि क्या एलियंस होते हैं, और मैंने इसको ये चेंज कर दिया कि क्या हमारे जैसे एलियंस होते हैं. तब भी आंसर है कि 1.25 लाख प्लैनेट ऐसे होने चाहिए. वाओ. ना इनमें से एक भी हमें मिला नहीं है, ये सत्य है. ओके. लेकिन मिली तो हमने बहुत सारी चीज़ें हम अभी तक नहीं मिले. हम तो गए कहाँ तक हैं?
हम अपने मून तक गए हैं, वो भी 20 लोग गए हैं, करेक्ट। और लास्ट जो गया था वो 40 साल हो गए, हाँ हाँ है ना? तो वी हैव नॉट गॉन इवन टू आवर मून. करेक्ट। Nobody has gone to any other planet. No Mars, no Venus. It's only equipment. करेक्ट। वो भी छोटी सी जगह पे गए. So we don't know. अभी तो हम बिल्कुल बच्चे हैं. हम कैसे बोल सकते हैं कि कहीं और लाइफ नहीं है? That's really so arrogant, no? कहीं गए नहीं हो, बोल रहे हो नहीं भाई. हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं? दो तीन जगह हमें Yeah. इंटरेस्टिंग एविडेंसेस मिले हैं. There was, and again, this is not conclusive at all. हाँ, So yeah, I cannot claim. Yeah. मार्स में कहीं कहीं हमें मीथेन के सैंपल्स मिले हैं. ओके। मीथेन अगर फैली हुई है तो ठीक है, बट अगर मीथेन कॉन्सेंट्रेटेड है तो देर इज अ लाइक्लीहुड, अगेन देर इज अ लाइक्लीहुड, नॉट सर्टेनिटी, कि यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिससे मीथेन निकल रही है, क्योंकि वो एक जगह से निकल रही है. तो वो एक जगह क्यों जनरेट हो रही है? दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि कोई ओल्ड वॉल्केनो भी हो सकता है. फाइन। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वहाँ पे मीथेन निकल रही है क्योंकि वहाँ पे कुछ जीवित समूह है, जैसे बैक्टीरिया हैं या कुछ ऐसा है. होगा तो ऐसा ही होगा, कोई बड़ा जानवर होने की संभावना कम है. बट इवन अ बैक्टीरिया इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. अगर एक बैक्टीरियम भी मिला हमें, इट्स मैसिव, बिकॉज अगर यहाँ बैक्टीरियम है तो कहीं पर हमसे ऊपर भी लोग होंगे. मतलब ये सीढ़ी बहुत ऊपर तक जाती है. वीनस पे के एटमॉस्फेयर में, वीनस का टेम्परेचर इज़ 400 डिग्री. वहाँ पे अगर आपको पिज़्ज़ा पकाना है तो आप सिर्फ खुले में डाल दो और महज कुछ सेकंड में पिज़्ज़ा पक जाएगा. 400 डिग्री का सरफेस टेम्परेचर है. ओह। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हो, उसका जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री के आसपास है. मतलब वीनस की सतह से जहाँ करीब 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर टेम्परेचर गिरना शुरू होता है, और उनके जो आसमान है 5-10 किलोमीटर की रेंज में, दैट टेम्परेचर इज़ अबाउट 20 डिग्रीज. यानी वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है. अगर कोई वीनस पे रह रहा होगा तो सरफेस पे नहीं होगा, उसके एटमॉस्फेयर में होगा, विच इज़ नॉट अनकॉमन, क्योंकि वीनस बहुत ही हाई डेंसिटी है. वहाँ पे फ्लोट करना बहुत आसान है, एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. कुछ साल पहले वहाँ से एक फॉस्जीन गैस के सैम्पल्स का सिग्नेचर मिला था हमें. फॉस्जीन इज़ यूजुअली जनरेटेड बाय लिविंग बींग्स, छोटे लिविंग बींग्स, मे बी, वी डोंट नो. सो दे मे बी लाइफ ऑफ सम फॉर्म इन वीनस का एटमॉस्फेयर, वी डोंट नो. अगेन देर मे बी चांसेस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, वी डोंट नो. अभी तक तो नहीं मिली है. देर आर ऑल्सो एक्सो प्लैनेट्स हु आर अवे फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम. हमारे 8 प्लैनेट के अलावा देर आर सम एक्सो प्लैनेट्स जहाँ पे जो टेम्परेचर है एंड जो कॉम्पोजिशन है रॉकी हैं, वो रॉकी प्लैनेट्स हैं, एंड द टेम्परेचर सीम्स टू बी कंड्यूसिव. जो अर्थ है उसके आसपास का टेम्परेचर वही 18, 19, 20, 23 डिग्री के आसपास. एंड सम ऑफ देम, एंड देयर इज अ क्लेम दैट सम ऑफ देम शो साइंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके। So they may have something living. They may have something alive. We may not in our lifetime be able to find out, but some human will. I have this feeling that within the next 100 years, we will find a solid signature of life somewhere. Because ऐसा हो नहीं सकता. Philosophically अगर आप सोचो, अगर आप ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट, बिलियंस ऑफ बिलियंस प्लैनेट में अगर आप ही एक अकेले प्लैनेट हो जिसमें लाइफ है, तो आप इतने अनोखे क्यों? करेक्ट। ऐसा क्या है अर्थ के अंदर? भाई अगर अर्थ यूरेनियम की बनी होती तो मैं कहता हाँ भाई रेयर है, इसमें यूरेनियम से बना हुआ प्लैनेट है, ऐसे तो कोई प्लैनेट ही नहीं होता. तब तो मैं कहता कि बड़ी यूनिक है. अगर मैं और आप लिविंग बीइंग्स अगर प्लूटोनियम के बने होते तो मैं कहता यार ये खास है ना, ये कुछ प्रोसेस मटेरियल है. correct, हाँ. बट हम बने किससे? पानी से. पानी तो पूरी ब्रह्मांड में भरा पड़ा है. पानी से बने हुए लोग तो नहीं बोल सकते ना कि हम स्पेशल हैं, एटलीस्ट मटेरियल वाइज नहीं है, है ना. सो वी आर नॉट वेरी स्पेशल दैट वे. सो इट्स लाइफ इज, वी डोंट नो हाउ लाइफ हैपन्स, बट एटलीस्ट हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल भी यूनिक नहीं है. एक भी एलिमेंट यूनिक नहीं है. देयर इज नथिंग यूनिक. वाटर विच इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कार्बन, 4, 5, 6 एलिमेंट्स यूनिवर्स में भरे पड़े हैं. ये नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. द अदर थिंग इज, अगर हम ही हमारे प्लैनेट में लाइफ है तो हम इतने अकेले क्यों हैं? इट्स रियली डिप्रेसिंग कि पूरे ब्रह्मांड में 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स के ब्रह्मांड में हम अकेले हैं. एंड दैट इज स्कैरी. एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव कि कहीं और कुछ और नहीं है. शायद वो भी हमारी ऐसी कुछ बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे सेम चीज़. उधर उनका बोंग बोंग करके पॉडकास्ट चल रहा होगा, बट यू नेवर नो. यू नेवर नो. और हमने 1946 में पहली बार रेडियो वेव्स आउटवर्ड भेजी. ओके. 4 रेडियो वेव्स लाइट की स्पीड से चल रही हैं, और अब तक लगभग वही 80 लाइट ईयर्स अवे हो चुकी होंगी. यानी कि अगर कोई व्यक्ति या कोई सिविलाइजेशन
जो इतनी एडवांस्ड है कि वो रेडियो वेव्स को सुन रही है और वो फ्रैक्शन होगी उनके लिए, तो ये बहुत सारे स्टार सिस्टम्स तक पहुंच चुका होगा। हमारा नियरेस्ट स्टार सिस्टम 4 लाइट ईयर्स अवे है, ओके, उसको तो क्रॉस करके होगा 1950 में। ठीक है। बट अब कहीं दूर कुछ हो सकता है कोई हमारी बात सुन रहा हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है विच आई रोट इन वन ऑफ माई बुक्स, देयर समथिंग कॉल्ड वॉयेजर। वॉयेजर हमने 1970 के एंड में, 70s के एंड में हमने 2 स्पेसशिप्स छोड़ी थी, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। और उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक हमने वॉयेजर के दोनों चीज़ों को सारे प्लैनेट में होते हुए, जो आप फोटोग्राफ्स देखते हैं ना जुपिटर की और सैटर्न की, उसमें से कई फोटोग्राफ वॉयेजर की वजह से हैं। वो सारे प्लैनेट में घूमता घूमता फिर उसको कहा अब तुम बाहर तक जाओ, ब्रह्मांड मतलब अपने सोलर सिस्टम में बाहर, यू गो इनटू द मिल्की वे, हमारे ब्रह्मांड में निकल जाओ। जाते जाते वॉयेजर जब जा रहा था तो लास्ट बैटरी जब बची थी, तो उन्होंने उसका जो कैमरा था उसको वापस अर्थ की ओर मोड़ा और अर्थ की एक फ़ोटो खींची। दैट फोटो इज़ कॉल्ड द पेल ब्लू डॉट, क्योंकि वो ब्लू डॉट दिखती है बस अर्थ। और उसको आप देखोगे तो आपको लगेगा हम कितने छोटे से हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में हम एक छोटा सा पिक्सल है, वो भी हमारे सोलर सिस्टम के एज से लिया हुआ। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वॉयेजर में एक सीडी है, मतलब गोल्डन रिकॉर्ड बोलते हैं, तब सीडी नहीं होती थी 1970s में, गोल्डन रिकॉर्ड है जिसको आप, हाँ, और एक ग्रामाफोन भी है जिसमें बजा समझ सकते हो गया, आप, हाँ तो जी, बजाने का भी correct. सिस्टम है। और उस वॉयेजर में हमने बहुत सारा डेटा लोड किया है। वो डेटा क्या है, पहला तो उसके पीछे कवर पे स्टार मैप बना है। ब्रह्मांड में पल्सार स्टार्स होते हैं जो बहुत अरबों खरबों साल तक जीवित रहेंगे, जब तक ब्रह्मांड जीवित रहेगा। 13 पल्सर स्टार्स को यूज़ करके हमने अर्थ का एड्रेस बनाया। आप लिख कुछ नहीं सकते, उनको लैंग्वेज थोड़ी ना पता आपकी, करेक्ट। चित्रकारी से ही करोगे, गो बैक टू केव मैन एरा, है ना। सो उसके इंटरसेक्शन से हमने बताया कि हमारा अर्थ का एड्रेस क्या है। हमने बताया कि हम रिकॉर्ड कैसे प्ले करना है, वो सारी चीज़ें समझाई। और अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली एलियंस प्ले कर लेंगे तो उनको क्या दिखेगा। हमने एक कलेक्शन ऑफ वॉइसेस, दे कॉल्ड साइट्स एंड साउंड्स फ्रॉम अर्थ। अब वीडियो नहीं होती थी तब 1970s में, वीडियो वॉज टू Correct. heavy. So what we did was we put some photographs Okay. and we put some sounds. And they are photographs of a child. They are photographs of parenting, schooling, of a jam in Kolkata, traffic jams in Kolkata. There's a photograph of people playing music. There are people, of flowers, of rainbows. हम क्या क्या देखते हैं? Hundreds of photographs. And there are sounds. एक बच्चे की किलकारी कैसी होती है, Wow. ट्रैफिक की आवाज़ कैसी होती है। Which year you are talking about? 1978 79 के 70s में, आसपास okay. पहुंच गया। अभी तो, अब तो सोलर सिस्टम अच्छा, के बाहर अच्छा, पहुंच it's चुका है। okay. इट्स आउट ऑफ द सोलर सिस्टम नाउ Wow. एंड इज द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट, हमारा बनाया हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो सबसे दूर गया है वो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है। दे आर बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम नाउ। एंड हेलो है, ग्रीटिंग्स इन many languages, including I think 6 or 8 Indian languages. Wow. They said hello to aliens. So maybe someday they will get it. Maybe someday they will play that record. Maybe someday they will decode कि हमारा वो पल्सर स्टार के मैप से कि हम कहाँ रहते हैं. Maybe someday they'll visit us. And maybe someday they will visit and watch this podcast also. Maybe yeah, इनको पकड़ो दोनों को. And like भी करेंगे. शेयर करेंगे अपने. Yeah. So Wow. So so we are hopeful. So when we say Yeah, कि this sounds very logical. You are not just inferring based on whatever mumbo jumbo is going everywhere. You have a very scientific explanation कि हाँ बिल्कुल हम अकेले नहीं, और but you made us realize कि हम कितने अकेले हैं। अगर अकेले हुए तो that is more scary to think कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। I'm sure कि it will take some time and we will someday be a part of. Maybe there's another theory and I will not give you that theory. But it's a theory, completely a theory. It's a conjecture, nothing scientific about it. Maybe we are also not from this planet. What if everything which we feel कि हम इस planet के home हैं, we were not homes, and there's a reason why that happens. There are certain class of bacteria who can become spores. वो वापस Okay. बीज बन जाते हैं। ठीक है। तो मैं समझाने के लिए, जी। जैसे पेड़ से बीज बनता है वैसे बैक्टीरिया वापस स्पोर बन जाता है। ठीक है। फिर वो कई साल तक जीवित रह सकता है, सैकड़ों साल तक, Okay. और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, स्पेस में भी जीवित रह सकता है वो। टार्डिग्रैड्स करके एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो भी जीवित रह सकता है स्पेस में। सो ऐसा नहीं है, जैसे कॉकरोच होता है, फ्रीज कर दो जीवित रहता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो वापस बीज फॉर्म में जा सकते हैं इन हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। सो व्हेन प्लैनेट्स में जब मीटियोर स्ट्राइक करते हैं तो कभी कभी
उनसे टुकड़े निकल करके स्पेस में पहुंच जाते हैं और वो स्पेस में घूमते रहते हैं और फिर वो किसी और प्लैनेट पे गिर जाते हैं। उस प्लैनेट पे मान लीजिए उस ये जो व्हीकल था ऊबर की तरह, इस प्लैनेट से जो टुकड़ा निकला, इस पे अगर एक बैक्टीरिया का स्पोर था या कोई और स्पीशीज़ होगी, वो दूसरे प्लैनेट में पहुंच सकती है। और अगर उस प्लैनेट में इन्वायरमेंट कंड्यूसिव हुआ, मान लीजिए उसको पानी की ज़रूरत थी, पानी मिल गया और पानी में समुद्र में गिर गया, तो वो वापस बैक्टीरिया का रूप लेके एवोल्यूशन फिर से चालू कर सकता है। सो ये मानना कि जितनी भी चीज़ हमारे आसपास अलाइव है वो सिर्फ हमारे प्लैनेट से शुरू हुई, ये भी क्वेश्चनेबल है। So for all you know, there will be species, including we, maybe maybe something else, which may have traveled to us from some other planet. किसी और planet के हम travelers थे, वो planet समाप्त हो गया, और वो planet ज़रूरी नहीं हमारे solar system में हो, कहीं दूर किसी और solar system, उनका सूरज तबाह हो गया होगा, और वो जब फटा तो वो एक छोटा सा टुकड़ा कुछ लाइफ फॉर्म लेता हुआ आ गया, अर्थ पे गिरा समुंदर में, और वहाँ से लाइफ चालू हो गई। सो यू नेवर नो, बिकॉज वी डोंट नो, देयर इज नो सिग्नेचर टू से कि भाई ये तो यहीं से चालू हुआ है, ओरिजिनल का कोई स्टैम्प लेके तो हम पैदा हुए नहीं। Absolutely. सो वी मे बी फ्रॉम सम अदर स्पीशीज, सम अदर प्लैनेट रादर। सो Okay. मे बी वील गो बैक टू आवर होम प्लैनेट। Wow, that went deep. But with that deep thing, I'll end this conversation with one last question, which is deep and might put you in tough situation also. मेरे दिमाग में जिस बात करते करते ये सवाल आया है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आज के इस कॉन्वर्जेसन में हमने हिस्ट्री के बारे में बात करी है, भारत की इतिहास के बारे में, साइंस के बारे में बात करी है, एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करी है। एक चीज़ है मैं आपका इस पे जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, तो हम ब्रिटिश की बात करते हैं, मुग़ल की बात करते हैं, बट लेटली पीपल से कि हमारी हिस्ट्री इससे भी पुरानी है, राजा महाराजा और उससे भी पुरानी है। एंड फिर बात आती है दो बहुत एपिक्स की, रामायण एंड महाभारत। सवाल ये मेरा आपसे है, आपको क्या लगता है कि रामायण, महाभारत, या जिस पे भी आपने अपनी रिसर्च करी होगी, क्या ये इतिहास है या सही में, जैसे फिरंगी लोग कभी कभी कहते हैं, तो माइथोलॉजी है? इनफैक्ट इंडिया में कुछ लोग कहते हैं माइथोलॉजी है, कि भाई कहाँ है राम, कहाँ है कृष्ण, इस तरह से सवाल। आई नो दिस इज, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर परस्पेक्टिव। कैसे कोई चीज़ सिद्ध करी जाएगी इतनी पुरानी? भाई फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ तो जूलियस सीजर की भी नहीं है, तो क्या हम बोल दें कि जूलियस सीजर भी एग्जिस्ट नहीं करते? फिर हमें भी ये सवाल पूछना चाहिए। फोटो तो आइजैक न्यूटन की भी नहीं है, पोर्ट्रेट है भाई, चित्र बनाया हुआ है हाथ से, कोई भी बना देगा उसमें, तो वो तो हमने बना दिया है। बाय दैट लॉजिक तो आइजैक न्यूटन भी एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। सो यू विल ओनली, एविडेंस कहाँ से आएगा? एविडेंस आएगा किसी हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर से, जो किसी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट व्यक्ति ने लिखी हो। एविडेंस आएगा किसी स्थल से जिसका रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो, और एविडेंस आएगा हमारे केस में, क्योंकि वी वर एस्ट्रोनॉमिकल पीपल, हमें तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में मास्टर्स थे। एविडेंस इससे आएगा कि क्या जो दशा जो बताई गई कि कहाँ पे चंद्रमा बैठा होगा आकाश में, कहाँ सूरज बैठा था, ये तो नहीं चेंज हुआ ना। करेक्ट। ये तो बिलियंस ऑफ ईयर से चेंज नहीं हुआ है। तो अगर स्टार मैप्स आर एक्यूरेट, देन यू हैव टू से इट इज एक्यूरेट। ओके, राइट, दैट्स ऑल। There's no other, what was the third way of evidence? There's no third way of evidence. जी। भाई मैंने कहा मत मानो आप, बट अगर मैं ये बता सकता हूँ कि इस काल में 5000 साल पहले या इतने साल पहले ये ऐसा हुआ था, ये धूमकेतु दिखा था, या ये सूरज यहाँ बैठा था, या ये प्लानिटरी परेड हुई थी, इट हैज टू बी एक्यूरेट। बिल्कुल भाई प्लानिटरी परेड ऑफ 6 प्लैनेट्स हैपेंस वंस इन 400-500 years। करेक्ट। तो अगर मैं बता रहा हूँ तो सही होगा ना। बिल्कुल। तो विच मीन्स somebody historically depicted it, somebody saw it and put it. जी। We pass on all of these criteria. We pass on the criteria कि वो स्थल एग्जिस्ट करते हैं, वो जियोग्राफिकल फीचर्स जिनकी बात करी गई है वो एग्जिस्ट करते हैं। We pass from the fact कि स्टार मैप्स एग्जिस्ट करते हैं। We pass from the fact कि उनसे जो लोग, जो कॉन्सेप्ट्स, जो थ्योरीज, जो इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल ऑर्डर निकल के आया वो एग्जिस्ट करता है। We pass all this. And with archaeogenetics, where you can, आपकी जीन्स में आपकी पूरा इतिहास है, मतलब जब से आप शुरू हुए तब से इतिहास है, आपकी 100,000 पुश्तों तक का इतिहास है। With archaeogenetics is a new emerging science है, डीएनए पे
आप डिसाइड कर सकते हो. तो इट ऑल्सो प्रूव्स दैट जिन लोगों की हम बात करते थे कि वो वहाँ होने चाहिए वो हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाइल इट डजंट सीम लॉजिकल, लेकिन साउथ इंडियन डीएनए में नॉर्थ इंडियन स्ट्रेन्स मिलते हैं. बहुत सिमिलैरिटी है, राइट. हो सकता है दिखते अलग अलग होंगे, बट कश्मीर का देर इज अ आर्कियोजेनेटिक लिंक ऑफ कश्मीर टू तमिलनाडु, विच मीन्स पीपल ट्रैवल्ड. somebody was traveling, तभी तो उसके डीएनए वहाँ तक पहुँच गया. जी. और कैसे पहुँचेगा? सो योर बॉडी इज द एविडेंस ऑफ योर हिस्ट्री, एंड योर सोसाइटी की एक एक व्यक्ति भारत में इज अ कैरियर ऑफ इंडियाज हिस्ट्री. एंड आर्कियोजेनेटिक्स एंड डीएनए के एनालिसिस हैज प्रूवन दैट इंडिया का डीएनए वाज वेरी मिक्स्ड. और आप ये भी बता कर सकते हो कि कितने साल पहले मिक्स हुआ होगा, अप्रॉक्सीमेट एज. एंड इट डज सजेस्ट दैट ऑल दिस हैपेंड. ये सच है. हाउएवर, जहाँ हमें केयरफुल रहना चाहिए वो ऐसे क्लेम्स में रहना चाहिए, क्योंकि विदेशी बड़े चालाक होते हैं. हम लोग इमोशंस में आकर के कुछ चीज़ें ऐसी क्लेम कर देते हैं जो थोड़ी क्वेश्चनेबल होती हैं. फिर उसकी आड़ में वो हमारी सारी चीज़ें जो सच है ना, उसको भी झूठ, सब झूठ है, एक झूठ बोला सब झूठ है, ऐसे बात करते हैं. तो वी शुड ओनली क्लेम थिंग्स जिसका साइंटिफिक एविडेंस क्लियर है. और साइंटिफिक एविडेंस है, सिर्फ किसी ने लिख दिया इज नॉट एन एविडेंस. वही वो कहते हैं कि ये तो माइथोलॉजी है, कि लिख दिया, कोई भी लिख देगा ऐसे तो. सो ये हम नहीं क्लेम कर सकते कि यहाँ लिखा हुआ है इसलिए ये सच है. नहीं, ये लिखा हुआ है, इसका स्टार मैप ये है, इसकी आर्कियोजेनेटिक्स ये है, इसका एक्चुअल स्थल ये है, ये इसका सिग्नेचर है जो साइंटिफिकली प्रूवेबल है, इसलिए ये जो लिखा है वो सच है. और जहाँ हमें डाउट होता है कि कभी कभी लिखते लिखते कुछ चीज़ें हो सकता है कि सही ना हो, वो मेटाफोरिकल हो सकती हैं, उनमें मेटाफर्स हो सकते हैं, क्योंकि समझाने की भी बात है ना, कहानी बनानी पड़ती है. यू हैव टू बिल्ड स्टोरी. इट्स अ बायोग्राफी, इट्स नॉट अ वीडियोग्राफी ऑफ अ पर्सन. करेक्ट. तो बायोग्राफी है, एंड इट मे हैव मेटाफोरिकल सेंस. हम उसमें ना खो जाए. तो ये बिल्कुल क्लेम करना है हमें कि महाभारत हिस्टोरिकली हैपेंड. ऑफ कोर्स इट हैपेंड. वी हैव एविडेंस, वी हैव अ प्लेस, वी हैव मेनी प्लेसेस, वी हैव आर्कियोजेनेटिक्स का हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास एस्ट्रो मैप्स हैं जो उल्लेख करते हैं कि वो उसी समय हुए होंगे, तो वो गलत नहीं हो सकते. लेकिन हमारे पास इस बात का एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो रहा था. सो लेट्स नॉट क्लेम इट. वो क्लेम करो जहाँ हमारे पास एविडेंस है. उसके बाद जो क्लेम करना है हम क्लेम कर सकते हैं, वो ठीक है. क्योंकि यही ब्रिटिश करते थे, यही अंग्रेज आज भी करते हैं. हमें हमेशा नीचा दिखा दो कि ये तो बिल्कुल ही बेकार के टाइप के लोग थे, इनको ये ऐसी बातें करते हैं, हवाई बातें करते हैं. बट ऐसा नहीं है. सो वी शुड, तो दे डेफिनेटली हैपेंड. वी हैव अ क्लियर डेट मतलब वी हैव अ पीरियड टू द मोस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी कि कब महाभारत हुई होगी, कहाँ हुई होगी. वी हैव अ क्लियर मैप ऑन रामायण कि व्हेन डिड दैट हैपन. सो ऑल दैट इज नॉट माइथोलॉजी, एंड स्टॉप कॉलिंग इट माइथोलॉजी. एटलीस्ट हम लोगों को तो माइथोलॉजी नहीं बोलनी चाहिए. माइथोलॉजी तो मिथ होती है. मिथ थोड़ी ना, मिथ तो झूठ होता है. इट्स हिस्ट्री, इट्स वेरी एंशिएंट हिस्ट्री. द प्रॉब्लम इज इनकी एंशिएंट हिस्ट्री शुरू ही होती है जूलियस सीजर के साथ. इनका कैलेंडर ही शुरू होता है जूलियस सीजर से. तो प्रॉब्लम ये है ना कि इनके हाथ पता ही नहीं था इन लोगों को कुछ. सो दे डोंट अंडरस्टैंड देयर कॉन्सेप्ट ऑफ एंशिएंट एंड्स वेरी सून. इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन भी 100 साल पहले पता लग गई, नहीं तो इनके हिसाब से तो इंडिया भी नहीं शुरू हुआ था उस समय. तो जो 3000 BC से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी, वो भी 100 साल पहले गलती से पता लग गई. रेल बना रहे थे वहाँ पे. जी. अंग्रेज़ का कोई पर्पज़ नहीं था वहाँ पे कि हम इंडिया के इतिहास को खोदेंगे और बहुत अच्छा करेंगे. रेलवे बनानी थी, खोदना शुरू किया तो ये बर्तन निकल आए. ओके. दैट्स हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन केम इनटू पिक्चर. अदरवाइज ये तो दबी रहती बात. सो इतना तो मान गए कि भाई 3000 BC में हम करते थे और प्रॉपर सिविलाइज्ड नेटवर्क था. वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोशल ऑर्डर बड़ा इंटरेस्टिंग था. इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी. ये बात अमेरिकन क्रेडिट लेते हैं कि हमने डेमोक्रेसी शुरू करी, बट भारत में ये बात क्लियर है. इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में सब कुछ आपको मिलता है, लेकिन आपको पैलेस नहीं मिलता. पैलेस तो मिलना चाहिए था. बिल्कुल. कोई राजा रहता होगा, राजा की मूर्ति नहीं है, किसी के सर पे मुकुट नहीं है, कुछ नहीं मिला. इसका मतलब even an Indus Valley civilization was running as a democracy and a republic. राजा नहीं होते थे हमारे यहाँ. गणराज्य का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है हमारा, आपको पता है. Okay. अशोक वॉज अ मोनार्क. कलिंग क्या था? व्हाट वाज कलिंग? कलिंग को तो थोड़ा हिस्ट्री में साइड स्टेप कर दिया ना, हार गए इसलिए. कलिंग वॉज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ रिपब्लिक्स. जैसे हम मोनार्क नहीं आने देंगे. अशोक जीत गए वो अलग बात है, लेकिन they said हम नहीं आने देंगे. So these systems existed in us. Voting, even even भगवान श्री राम had to listen to his people.
गलत सही जो भी है, जी, लेकिन जी, सुनना पड़ेगा आपको। और बोल जाएगा कोई, यू मे बी अ किंग बट आई एम द प्रजा, सुनना आपको मेरी पड़ेगी। वाओ। दैट कॉन्सेप्ट वॉज देयर इन इंडिया। तो ऑल दीज सिस्टम्स जो वर्ल्ड आज थ्राइव कर रहा है, दे एग्जिस्टेड इन इंडिया, दे आर एग्जिस्टिंग टुडे। देयर इज आर्कोलॉजिकल एविडेंस, देयर इज DNA एंड देयर इज स्टार मैप। सो ऑल दिस हैपेंड एंड आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज दैट इसको ना हमें माइथोलॉजी से उठा करके हिस्ट्री बुक्स में स्पेस देने की ज़रूरत है। खुद तो पढ़ाएं सही चीज़, तब तो दूसरों को हम क्या बात है, बिल्कुल बताएंगे कि पढ़ाओ तुम भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So that's what we need to do. वाओ, सो दिस हैज़ बिन अ फिनोमिनल कॉन्वर्जेशन। आई नो आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है सर, एंड लोगों को भी सुनना पसंद आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप वापस आए। एंड गाइज आई एम प्रीटी श्योर शायद आप सर से पार्ट 3 भी डिमांड करेंगे। सो इफ़ यू लाइक्ड एनीथिंग अराउंड द एस्पेक्ट्स विच ही डिस्कस, बिकॉज हमने साइंस बात करी, पॉलिटिक्स बात करी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, सारी चीज़ों पे बात करी, कुछ भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देयर आर सर्टन गुड मैसेजेस विच आई थिंक दैट शुड बी शेयर्ड अमंग्स द राइट पीपल। सो फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Very happy to meet you.